और रसगुल्ला लाई थी तो फिर वो गुलाब जामुन केले लाई बेटा कि नहीं नो समझ लगती है कपड़े गए थे जी बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास। ओके तो चैप्टर चल रहा था कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। आज हम मॉड्यूल वाले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आज मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर ही लेंगे इसके, ठीक है। चाहे 11 साढ़े 11 बज जाएंगे, कोई बात नहीं। ज़्यादा डिले होगा तो कल मॉर्निंग वाली क्लास में नहीं लेंगे, लेकिन आज इसको फिनिश करके चलेंगे, ठीक है। 2 मिनट वेट करना जरा, 1 मिनट। चलो जी, तो वी आर स्टार्टिंग विद इलस्ट्रेशन नंबर 11। कुछ आसान क्वेश्चन भी हैं, उसको डिस्कस कर लेंगे। मतलब मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन ले लेते हैं अभी, सो दैट चैप्टर खत्म ही हो जाए आज। ओके तो ये है इलस्ट्रेशन 1। इसमें क्या बोलता है, फर्म ऑफ बिल्डर्स कैरिंग आउट लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स कीप इन केप्ट इन कॉन्टैक्ट लेजर separate accounts for each contract on 30th June 2017. Following were shown as being the expenditure in connection with the contract number 555। एक बिल्डर्स की फर्म है जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे काम करती है, तो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट नंबर 555 है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट नंबर 505 क्या है कि जैसे सपोज कोई कस्टमर आया, कोई बेसिकली मान लो कि कह सकते हैं कि मतलब क्लाइंट आया, उस क्लाइंट का हमने काम करना है, तो क्लाइंट के काम को हम एक नंबर दे देते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर 101, कॉन्टैक्ट नंबर 105, ठीक है ना। नाम से नहीं याद रखते, कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं यूनिक, क्योंकि 2 क्लाइंट का सेम नाम होना पॉसिबल होता है, तो वो नाम से ना याद रख के कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं। और जो भी मटेरियल इशू होता है, तो मटेरियल इशू के तौर पर लिखते हैं कि ये मटेरियल कॉन्टैक्ट नंबर 105 के लिए इशू हो रहा है। अगर लेबर साइट पे बैठी है तो लेबर आज कॉन्टैक्ट नंबर 105 पे काम कर रही है, ऐसा कुछ। तो मटेरियल परचेस हुआ है इतनी वैल्यू का, ये कहाँ आएगा बताओ। मैक्सिमम चीजें आपने बतानी है आज। डेबिट साइड पे सर, डेबिट साइड। हाँ सिंपल ऐसे बताना, डेबिट क्रेडिट। हाँ, मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर, डेबिट साइड। प्लांट विच हैज बीन यूज्ड ऑन अदर कॉन्ट्रैक्ट, एक प्लांट है जो अदर कॉन्ट्रैक्ट में भी यूज किया गया है, इसमें भी रुक जाते हैं, इस पर रुक जाते हैं। एक एडिशनल प्लांट है 7 या 220 का, जो कि हमने यूज किया है। वेजेस भी डेबिट में आ जाएगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट में आ जाएंगे, और प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेस डेबिट में आ जाएंगे। कह रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट 1 फरवरी 2017 को स्टार्ट हुआ था फॉर रुपीज 6 लाख। 6 लाख हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गया। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कहीं भी नहीं दिखाते। अमाउंट जो सर्टिफाइड है बाय द आर्किटेक्ट आफ्टर डिडक्शन ऑफ 20% रिटेंशन मनी वाज 2,41,600। वर्क सर्टिफाइड है 20% अमाउंट डिडक्ट करने के बाद 2,41,600। तो हम वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? 2,41,600 को 80% से डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर देंगे, राइट। क्योंकि ये 20% कटने के बाद है, इसका मतलब ये 80 पर है। अगर 80 पे इतना तो 100 पे कितना, तो ये वैल्यू आएगी 3,02,000। ये इन्होंने ऐसे निकाला, ठीक है। आगे क्वेश्चन में बोलता है मटेरियल ऑन साइट, ये आपका 19,716 है, तो
तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ये यहाँ क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट प्लांट लेजर वाज आल्सो केप्ट, प्लांट के लिए एक अलग से लेजर बनाए, जिससे मालूम चला कि प्लांट में जो डेप्रिसिएशन है वो 2260 लगा हुआ है, प्लांट का डेप्थ दे रखा है 2260। तो अब आपको ये चीज रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, प्लांट दिखाने की जरूरत नहीं है, ये हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि प्लांट का डेप्रिसिएशन डायरेक्टली दे रखा है। तो बस सीधे डेप्रिसिएशन 2260 यहाँ डेबिट में आ जाएगा, ठीक है। और प्लांट वगैरह कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। बस ये सब करने के बाद क्या करना है हमें, ये सब करने के बाद इसके बाद प्लान डेबिट में होगा सर, वो प्लांट नहीं कैलकुलेशन आएगा, के बाद। सीधे नहीं, सीधे प्लांट का डेप आएगा। बस जब डेप्रिसिएशन पता हो तो सीधे प्लांट का डेप डाल देते हैं, प्लांट दिखाने की जरूरत नहीं होती। तो डेबिट में आएगा वो। हाँ, जो डेप्रिसिएशन है ये वाला, ये डेबिट में आ जाएगा, ये वाला, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, राइट। सर एक क्वेश्चन था हाँ जी। सर, इस प्रॉब्लम में कोई वर्क अनसर्टिफाइड नहीं दिया है तो यहाँ पे तो नहीं होगा ना सर? अगर सिर्फ वर्क certified अनसर्टिफाइड ही- हमें नहीं दिया है और हमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी नहीं दी है, जैसे एक क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू और जो गिवन होती है और जो अनसर्टिफाइड है वो निकालना होता है, लेकिन वर्क अनसर्टिफाइड हम तब निकालते हैं जब क्वेश्चन में डिग्री ऑफ कंप्लीशन हमें पहले से पता हो या हम उसको निकाल सकें, और कितना काम सर्टिफाइड हो गया है, सर्टिफाइड काम की परसेंटेज भी पता हो। पर जिस क्वेश्चन में हमें सर्टिफाइड काम की परसेंटेज पता नहीं होती, तो सिचुएशन में वर्क अनसर्टिफाइड अगर नहीं दिया हो तो ये मान लेंगे 0, उसको निकालने की जरूरत नहीं। बट एक क्वेश्चन ऐसा है बुक में जिसमें हमें वर्क सर्टिफाइड गिवन है और अनसर्टिफाइड की वैल्यू निकालनी है, लेकिन उस वाले केस में बता रखा है कि इतना काम हो गया था जिसमें से इतना परसेंटेज काम सर्टिफाई हो गया है। तो जब पता हो कि इतने में से इतना सर्टिफाइड है तो बाकी का जो अनसर्टिफाइड है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन जब सर्टिफाइड की परसेंटेज गिवन नहीं होती, ठीक है, एक मिनट, हाँ थोड़ा शोर आ रहा है। चलो बेटा, थोड़ा बैकग्राउंड न्यूज आएगा, उसको जरा वो करना, इग्नोर करना, ठीक है। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, कि वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू स्पेशल केस में निकालते हैं जब हमें पता रखा हो कि सर्टिफाइड कितना है और सर्टिफाइड की परसेंटेज कितनी है, राइट, उस केस में निकालते हैं। इस वाले केस में कुछ निकालने की जरूरत नहीं होगी। सर और एक चीज है, हाँ पूछिए। मैथ के सॉल्यूशन में हाँ जो 15,000 का नोशनल प्रॉफिट निकला है उसका हाँ, वो गलती है, 8,000 जा गया। वो गलती है, हाँ गलती सर, है, ये क्वेश्चन भी राइट, मैं भी इस वाले पॉइंट पे आ रहा था। इसमें जो ये 8 और 15 बांटा होगा, शायद आपका ये 8 और 7 आएगा, या कुछ ऐसा ही है, 8,000 यस सर। 7,000। हाँ, तो ये क्वेश्चन में गलती है, इसमें ये क्वेश्चन में एरर है। अरे क्यों लिया है इसको, एक मिनट बेटा, हाँ 2 मिनट रुको। हाँ, तो इस वाले क्वेश्चन को आप करोगे तो ये सारे आइटम आ गए। इसके बाद यहाँ से नोशनल प्रॉफिट निकालोगे तो जो नोशनल प्रॉफिट आएगा वो 15,000 आएगा। फिर इसमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालोगे, डिग्री ऑफ कंप्लीशन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क सर्टिफाइड क्या नाम है अपॉन में काउंटर प्राइस इंटू 100। तो वर्क सर्टिफाइड है आपका, इसमें देखो 3,02,000, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 6 लाख, इंटू 100 करोगे तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन 50% से ज्यादा आएगा। तो कौन सा वाला केस, 51,33। हाँ, तो केस कौन सा लगेगा, 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन में वर्क सर्टिफाइड। अच्छा, इसमें कैश रिसीव्ड कितना होगा, इस क्वेश्चन में कैश रिसीव्ड की वैल्यू कैसे कैसे आप फाइंड आउट करोगे। 2,41,600। ये 241,600 क्वेश्चन में पहले से गिवन है। तो जब फॉर्मूला लगाओगे 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन में वर्क सर्टिफाइड, तो जो कैश रिसीव्ड है वो 241,600 लेना है और जो वर्क सर्टिफाइड है वो तो 6 लाख गिवन ही है। तो नोशनल प्रॉफिट 15 आएगा, 15 को बांटोगे तो 8 और 7 आएगा। इन्होंने गलती से यहाँ पे एरर किया है कि यहाँ पे 15 लिख दिया है, ये 15 नहीं होगा, ये 15 नहीं होगा, ये 8 और 7 है। ठीक है बेटा, किसी का डाउट है इसमें तो मुझे बताओ, करके देखो, ये क्वेश्चन सिंपल है बिल्कुल। कोई क्वेरी है प्लीज आस्क।
और कुछ निकालना नहीं होगा सर इसमें? ना ना सर ना और पीएल वाला जो किया है ना यहाँ, 2 PL अकाउंट, वो हाँ कैलकुलेशन थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। सर 8-7 थोड़ी ना आ रहा है। कितना आ रहा है? सर मेरा तो रिजर्व आ रहा है 5,000 का, P&L आ रहा है 10,000 का। अभी देखता हूँ, चलो इसको हम करते हैं, एक मिनट। हाँ, करते हैं इसको। इसमें पहले ये सारे पॉइंट तो आपके समझ में आ गए होंगे, ठीक है, मतलब कि ये वाले आइटम और ये वाला आइटम, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। देखो मटेरियल डेबिट में आया, मटेरियल डेबिट में आया, मटेरियल इशूड आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया, वेजेस आ गई, एक्सपेंसेस आ गई, खर्चे आ गई, ये वर्क सर्टिफाइड हो गया, और ये मटेरियल स्टॉक आ गया आपका 19,760। हाँ चल एक मिनट। हाँ तो ये डेबिट साइड में यहाँ पर आ गए हमारे, और ये 3,02,000 और ये 19,716 यहाँ से वैल्यू आ गई। तो ये जो आपकी बैलेंस फिगर आएगी, ये बताओ पहले कितनी आ रही है, ये आइटम लेस करने के बाद जो मैंने सर्कल किए हैं, बस इसमें से क्रेडिट साइड वाले में से डेबिट वाले को माइनस करूं, बताओ बैलेंस कितना आ रहा है? सर नोशनल प्रॉफिट 15,000 आ रहा है। तो नोशनल प्रॉफिट आएगा 15,000। हाँ सर। ठीक है, फिर यहाँ से निकालोगे डिग्री ऑफ कंप्लीशन। डिग्री ऑफ कंप्लीशन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क सर्टिफाइड अपॉन में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। तो जो वर्क सर्टिफाइड है वो है आपका 3,02,000, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 6,00,000 इंटू 100। कितना आ रहा है बेटा इसका परसेंटेज? 50.33। यस सर। तो ये 50.33% आ गया। अगर डिग्री ऑफ कंप्लीशन 50% या उससे ज्यादा हो तो कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं? 2/3। 2/3। सर इसको एक्यूरेट 50 नहीं लेंगे? नहीं, जो परसेंटेज आ रहा है भाई उसको उसको तो लिखेगा यार। अगर हाँ सर बिल्कुल। 50.33 आएगा तो 50.33 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट है 15,000 इंटू कैश रिसीव्ड 2,41,600 अपॉन में वर्क सर्टिफाइड। सॉल्व करो, कितनी वैल्यू आ रही है इसकी? 8,000 सर। 8,000। अब अगर 15,000 में से 8,000 प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर होगा तो 7 रह जाएगा रिजर्व में, तो 15 नहीं है, या 7 आएगा। ठीक है सुजल? यस सर समझ गया। तो तेरा 5 और 10 कैसे आया था? सर वो मैंने 50 लिया एकदम। तो क्या होगा उससे? एकदम 50 भी लेगा तो भी तो 2/3 लेते हैं। अगर 50 टच कर जाएगा तो भी 2/3 लेना है भाई, 1/3 नहीं लेना। हाँ सर वो 25% टू 50% तक था ना, तो मैंने 50 का 1/3 ले लिया। नहीं 25% से 25% या उससे ज्यादा, पर 50 से कम, 50 नहीं है उसमें। ठीक है सर ठीक है। अगर 25% को टच कर दे तो 1/3, और 50% को टच कर दे तो 2/3। 50% से कम पर 1/3 लेना है, 50% टच करते ही वो 2/3 हमारा हो जाता है। ऐसा ओके नहीं सर। कि 50 पे 1/3 लेना है, 50 पे भी 2/3 लेना है, ठीक है। यस सर। ठीक है, बताओ बेटा किसी और बच्चे की क्वेरी। मनु बेटा आप बताओ, आपको पॉइंट समझ में आ गया कि कैसे निकाला हमने? हाँ सर, हाँ सर, सर समझ आ रहा। गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉन्ट्रैक्टर हैज अंडरटेकन ए कंस्ट्रक्शन वर्क एट प्राइस ऑफ ₹5 लाख, 5 लाख पे कॉन्ट्रैक्ट लिया, और उसने 1 जनवरी को काम स्टार्ट किया और 31 जनवरी को डेटा है। मशीनरी देखो, अगर आपको दे रखी हो डायरेक्ट 30,30,000 की, तो आपको पता है ना कि मशीनरी का क्या करते हैं। मशीनरी को दिखाने के 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास। पहला ऑप्शन क्या है? मशीनरी की ओपनिंग वैल्यू क्लोजिंग वैल्यू को इग्नोर कर दो और सिर्फ उसका जो डेप्रिसिएशन है वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट में डाल दो। एक तरीका ये होता है। तो तरीका क्या करेंगे, देखो मशीन की ओपनिंग वैल्यू है 30,000, क्लोजिंग वैल्यू है 22,000। अगर मशीन 30 से घट के 22 की हो गई तो कितने का डेप लग गया होगा इसमें? 8,000। 8,000 का। सीधे 8,000 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट कर दो। ना तो 30,000 दिखाने हैं, ना तो 22,000 दिखाने हैं, सिर्फ 8,000 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट कर दो। और एक सेकंड तरीका क्या होता है कि 30,000 डेबिट में डाल दो, 22,000 आप डाल दो कहाँ पर? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की जो क्रेडिट साइड है उसमें डाल दो,
लेकिन जब आप ऐसे दिखाओगे कि ओपनिंग वैल्यू डेबिट में है और क्लोजिंग वैल्यू क्रेडिट में, तो फिर हम डेप्रिसिएशन को नहीं दिखाते, क्योंकि जो 30 और 22 का डिफरेंस होगा ऑटोमेटिकली वो 8000 के बराबर आएगा, जो डेप्रिसिएशन ही बन जाएगा। तो मशीन पे डेप को दिखाने के दो तरीके हैं, मशीन का ट्रीटमेंट करने के दो तरीके हैं, या तो सिर्फ मशीन का डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट कर दो, या डेप्रिसिएशन मत दिखाओ लेकिन मशीन का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में डालो और जो क्लोजिंग बैलेंस है उसे क्रेडिट साइड में डाल दो। क्या ये बात सबको समझ में आ गई है? नो सर, एक बार और बोलिए। नहीं आई? ठीक है, तो मैंने कहा था जैसे मशीन की वैल्यू 30,000 है ओपनिंग और क्लोजिंग वाली 22,000 है, इसको कैसे दिखाओगे? दो ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन 1, ये बन रहा है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, यहाँ सीधे डेप डाल दो, तो डेप ऑन मशीनरी। तो 30,000 इसकी ओपनिंग वैल्यू थी, साल के एंड में इसकी वैल्यू रह गई है 22,000, तो मशीन पे कितने का डेप लग गया? 8,000। यस सर। हाँ यस सर। तो सीधे 8 डाल दो। एक तरीका ये है, अगर आपने 8,000 डाल दिया तो अब 30,000 और 22,000 को इग्नोर कर दो, उसको नहीं दिखाना। सेकंड ऑप्शन क्या है आपके पास? सेकंड ऑप्शन क्या है आपके पास? अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हो तो यहाँ डेबिट साइड में मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस डालो। मशीन का ओपनिंग बैलेंस है 30,000, यहाँ मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस डालो, क्लोजिंग है 22,000। अब आपको डेप दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो 30 और 22 का डिफरेंस है वो क्या होगा? जो 30 और 22 का डिफरेंस है वो क्या होगा? 8,000। यस सर। हाँ यस सर। तो फिर वो डेप के तो बराबर आ गया। ठीक है, तो मशीन के डेप को दिखाने के दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप सीधे डेप दिखा दो, और दूसरा क्या है, डेप मत दिखाओ पर मशीन का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पर दिखा दो और जो क्लोजिंग बैलेंस है उसे क्रेडिट साइड में दिखा दो। दोनों में से एक करना है। अगर आप 30 भी दिखा दोगे, 22 भी दिखा दोगे और ये 8 भी दिखाओगे, फिर ये बन जाएगा गलत, फिर ये गलत गलत हो जाएगा। तो या तो ऐसे या तो ऐसे। क्लियर है? नॉर्मली हम जो डेप दिखाने वाला ऑप्शन है वो हम यूज करते हैं, नॉर्मली हम सीधे डेप दिखाते हैं। ओके, तो मटेरियल डेबिट में आ जाएगा, वेजेस डेबिट में आ जाएगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी डेबिट में आ जाएंगे, अनसर्टिफाइड वर्क ये क्रेडिट साइड में जाएगा, वेजेस आउटस्टैंडिंग इसमें जोड़ दोगे क्योंकि एक्रूअल बेसिस पे बनाते हैं। प्लांट मैंने बोला कि मशीनरी की ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू नहीं दिखानी है, सीधे डेबिट दिखा देना है। ओवरहेड डेबिट में आएगा, मटेरियल रिटर्न क्रेडिट साइड में आ जाएगा, वर्क सर्टिफाइड क्रेडिट साइड में आ जाएगा। कैश रिसिप्ट कहाँ पर आता है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं आता सर। यस सर। है ना, जो कैश रिसीव्ड है उसको हम नहीं दिखाते हैं। राइट, और मटेरियल ये 3766 है, इसका क्या होगा? ये क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग सर। तो ये हमारे क्रेडिट वाली साइड में आ जाएगा, है ना। बस फिर उसके बाद नोशनल प्रॉफिट आ जाएगा। नोशनल प्रॉफिट निकालने के बाद वही 1/3 2/3 करना है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है हमें 1/3 2/3 कर देना, हम कर देंगे डिपेंडिंग ऑन डिग्री ऑफ कंप्लीशन। तो इस पैराग्राफ में कुछ नहीं बोला हुआ, बस हम जो करते हैं हर बार वही हमें यहाँ पे डायरेक्शन दे दी है, तो वो तो हम वैसे भी करते ही हैं। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने फर्स्ट क्लास में जब क्वेश्चन कराए थे फ्रॉम स्कैनर, उसमें भी क्वेश्चन था ऐसा। तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा आई गेस। सर ये होमवर्क में था सर। अच्छा, होमवर्क में था, ओके गुड। इलस्ट्रेशन 13 देखो फिर। 13 क्वेश्चन है ऐसा जिसमें हाँ वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू निकालनी है। ऐसा एक क्वेश्चन मेरी ऐप में भी है, मैंने ऐप में भी आपको डाला हुआ है, और अभी भी मैं इसको एक बार ये वाला क्वेश्चन भी पूरा सॉल्व करवा देता हूँ। मतलब वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू कैसे निकाली वो आपको मैं समझा देता हूँ, क्योंकि यही इसमें सबसे ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन 13 में कहता है अ कॉन्ट्रैक्टर कमेंस द वर्क ऑन ए पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 अप्रैल 2016। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्टर ने 1 अप्रैल 2016 को काम स्टार्ट किया और यूजुअली वो अपने अकाउंट क्लोज करता है 31 दिसंबर को। तो 1 अप्रैल 2016 से लेकर 23 दिसंबर तक 9 मंथ का डेटा आपको दे रखा है। मटेरियल सेंड टू साइट ये आपको डेबिट में दे रखे में आ जाएगा। फिर ये कोई क्या नाम है जूनियर स्टाफ है उसकी सैलरी है, ये भी डेबिट में आ जाएगा। लेबर है ये भी डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, ये सारे खर्चे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट में आ जाएंगे, बड़ी बात नहीं है कोई। एक मशीन जिसकी कॉस्ट 30,000 की थी, ठीक है, एक मिनट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसको, राइट। एक मशीन जिसकी कॉस्ट 30,000 की थी, उसको साइट पे हमने साल के 1/5 पोर्शन के लिए यूज किया।
इसकी वर्किंग लाइफ जो थी वो 5 साल की थी। स्क्रैप वैल्यू इसकी 2000 है, स्क्रैप वैल्यू इसकी 2000 है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एनुअल डेप्रिसिएशन, एनुअल वैल्यू, हाँ एनुअल डेप निकालेंगे। एनुअल डेप का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ। जो कॉस्ट है वो 30,000 है, स्क्रैप वैल्यू इसकी 2000 है, लाइफ इसकी 5 साल है, तो 30 माइनस 2 28, 28 बाय 5 5600, 56 से वैल्यू आ गई। ये तो पूरे साल का डेप आ गया। ये कह रहा है ये साल में केवल इसको 1/5 पोर्शन के लिए 1/5 पीरियड के लिए यूज किया गया है। तो डेप कैसे निकालेंगे, डेप निकालने के लिए जो ये एनुअल डेप्रिसिएशन आया है 5600 का, इसका 1/5 करना पड़ेगा। 5600 का 1/5 करोगे तो ये 1120 आ जाएगा। तो 1120 का डेप हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट में डाल देंगे। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं? यस सर। एवरीवन, यस सर। पहले एनुअल डेप निकाला, डेप का 1/5 निकाल दिया। एक सुपरवाइजर है जिसको 2000 पर मंथ की सैलरी देते हैं और उसने इस कॉन्ट्रैक्ट में केवल आधा समय लगाया है, केवल आधा ही समय लगाया है। अगर कॉन्ट्रैक्टर इस अगर एक सुपरवाइजर है, वो इस कॉन्ट्रैक्ट में आधा टाइम स्पेंड कर रहा है, तो उसकी आधी सैलरी इस कॉन्ट्रैक्ट में चार्ज होगी, बाकी की आधी सैलरी वो जिस कॉन्ट्रैक्ट में टाइम स्पेंड करता होगा उस कॉन्ट्रैक्ट में जाएगी। ठीक है, इसमें तो आधी लेनी है। तो कितनी सैलरी आएगी इसकी, 2000 पर मंथ की सैलरी है, हमें आधी लेनी है तो 1/2 करना पड़ेगा, 1/2 करना पड़ेगा। तो इतनी सैलरी इसकी चार्ज करेंगी। लेकिन ये तो 1 महीने की सैलरी है, हमारा क्वेश्चन अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक की बात कर रहा है। तो मंथ कितने हो गए, 9 मंथ सर। तो 2000 इंटू 1/2 इंटू 9 करना पड़ेगा। इसके 9 मंथ की सैलरी कितनी आ जाएगी, 9000। तो ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट साइड में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसको उसकी सैलरी 2000 पर मंथ है, बट वो इस कॉन्ट्रैक्ट में आधा ही टाइम स्पेंड कर रहा है, तो आधी सैलरी यहाँ पर आएगी, बाकी आधी कहीं और जाएगी, हमें उससे अभी मतलब नहीं है। इसमें तो केवल आधी लेनी है। बताओ क्लियर है या नहीं? यस सर। बाकी कह रहे हैं अदर एक्सपेंसेस 14,000 है, ये डेबिट में आ जाएंगी। मटेरियल ऑन साइट ये आपका 2500 है, ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपका 4 लाख है। ठीक है, ऑन 31 दिसंबर 2016 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड। इस कॉन्ट्रैक्ट का 2/3 पोर्शन कंप्लीट हो गया था। 2/3 का मतलब हुआ कितना, 66.67%। इतना परसेंटेज हमने कंप्लीट कर लिया। लेकिन आर्किटेक्ट जो था, मतलब जिसको काम सर्टिफाई करना था, उसने केवल 2 लाख रुपए का काम ही सर्टिफाइड किया। 2 लाख का काम सर्टिफाइड किया 4 लाख के अगेंस्ट। इसका मतलब उसने केवल 50% काम ही सर्टिफाई किया। ठीक है, ऑल्दो हमने काम, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने काम 2/3 पूरा कर लिया था। 2/3 का मतलब है 66.67% काम कंप्लीट कर लिया था। लेकिन जो क्या नाम है, जो बंदे को काम सर्टिफाई करना था, उस आर्किटेक्ट ने केवल 50% का ही सर्टिफिकेट दिया है। उसने ये बोला है कि तुम्हारा काम 50% ही कंप्लीट है, ऑल्दो वी हैव डन 67.67% कंप्लीटेड। तो 67.67% में से 50% तो सर्टिफाई हो गया, तो बाकी का जो 16.67% बचा वो वर्क अनसर्टिफाइड है। उस वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू हमने निकालनी है। ठीक है, वो जो अनसर्टिफाइड पोर्शन है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। वो वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो हमने सीखना है। ठीक है, पहले ये बात समझ में आ गई कि 66.67% एक्चुअल में किया है हमने, लेकिन सर्टिफाई केवल 50% हुआ है। ये बात समझ में आई या नहीं? हाँ Yes. सर। ठीक है, देखो कोई भी डाउट हो बेटा दोबारा आपको पूछना है। ठीक है, बिना किसी परेशानी के दोबारा पूछना है। तो देखो ये खर्चे डेबिट किए हमने, मटेरियल, इंजीनियर, लेबर की सैलरी, डेप्रिसिएशन निकाला था हमने, सुपरवाइजर की सैलरी, अदर एक्सपेंसेस, वर्क सर्टिफाइड, और ये, तो ये सारे खर्चे तो हमने यहाँ डाल देने हैं। ये भी मुझे गिवन ही है, वर्क क्या नाम है, वर्क सर्टिफाइड, और ये भी मुझे गिवन है। इसके वैल्यू नहीं दी है अभी, इसकी वैल्यू अभी नहीं दी है। तो इसको छोड़कर बाकी जितने आइटम इसमें हैं
बाकी जितने आइटम उसमें आ गए हैं हम उसके लिए नेट कॉस्ट निकालेंगे। हम ऐसे लिखेंगे, नेट कॉस्ट इनकर्ड फॉर 2/3 वर्क, 2/3 काम करने में कितना खर्चा आया। तो आप क्या करोगे, क्रेडिट साइड में जो जो आइटम है उसमें से डेबिट साइड वाले आइटम को माइनस करोगे। तो क्रेडिट साइड में एक 2 लाख है, ठीक है, प्लस 2500 है, माइनस करोगे इसमें डेबिट साइड वाले आइटम जो कि 43,000 है, माइनस 12,620 है, माइनस 1,02,20, माइनस 11,20, माइनस 9,000, माइनस 14,000। तो ये सब करने के बाद, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव करना था। दोबारा देखो, खर्चा निकाल देना, तो खर्चा तो डेबिट साइड में ज्यादा होगा। सर डेबिट ऐड होगा ना? हाँ, डेबिट वाले आइटम ऐड होंगे, बिल्कुल सही कह रहा है सूर्य। तो डेबिट वाले आइटम पहले ले लें। डेबिट में है 43,000 प्लस 12,620 प्लस 1,02,20, 11,20, ठीक है, 11,20। उसके बाद फिर हमने लिया 9,000, फिर हमने लिया 14,000 और इसमें से माइनस कर रहे हैं हम 2 लाख जो क्रेडिट साइड में है और 2500, ठीक है। ये फिगर अभी हमें निकाली नहीं है इसलिए इसको नहीं लिया मैंने। 2 लाख नहीं लेंगे? 2 लाख नहीं लेंगे क्योंकि 2 लाख तो हमारा प्रॉफिट पे है, हम कॉस्ट निकाल रहे हैं। क्योंकि हम कॉस्ट निकाल रहे हैं तो हम वर्क सर्टिफाइड नहीं लेंगे अभी। वर्क सर्टिफाइड में प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है, राइट। 2 लाख भी नहीं लेना है, तो सिर्फ 2500 जितना नेट हमारा खर्चा हुआ वो लेना है। तो नेट खर्चे के लिए क्या करा है मैंने, डेबिट साइड में जितने आइटम है सारे जोड़ दिए और क्रेडिट साइड में बस मुझे 2500 को लेना है। ये वर्क सर्टिफाइड वाले पोर्शन को नहीं लेना है, ठीक है, ये नहीं लेने। जो सर्कल वाले पोर्शन है ये लेने। ये लेस करोगे तो आपकी जो नेट कॉस्ट आएगी ये 1,77,460 आएगी, ठीक है। कि हमने जो 2/3 पोर्शन किया है उस 2/3 पोर्शन में इतनी कॉस्ट हमारी लग गई है। ये सारी चीजें हमने डेबिट करी है, इतना हमारा खर्चा आया जिसमें से इतना मटेरियल बच गया, तो जो बच गया वो कॉस्ट में से माइनस कर दिया, है ना। जितना आपका खर्चा हुआ उसमें से बच गया है, तो नेट कॉस्ट इतनी आई है 177,460। अब ये जो खर्चा हमारा आया ये कितने पोर्शन पे आया, कितने पोर्शन पे ये खर्चा आया, इसको समझो। तो अगर ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट है एक, इसका 2/3 पोर्शन ये वाला हिस्सा है, इसका 2/3 पोर्शन इतना है जो कि हमने किया। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो आर्किटेक्ट है, उसने क्या करा, केवल 50% पार्ट ही 50% पार्ट ही सर्टिफाई किया। 50% हमने कैसे निकाला, हमने निकाला परसेंटेज डिग्री ऑफ कंप्लीशन। तो वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100, तो 2 लाख बाय 4 लाख इंटू 100, 50%। तो ऑल दो हमने 2/3 पोर्शन कंप्लीट किया है, लेकिन उसने जो अप्रूवल दिया वो 50%, या बोल सकते हैं 1/2 पोर्शन के लिए अप्रूवल दिया है। 1/2 अप्रूव हो गया। ये पूरा पोर्शन 2/3 था, ठीक है, येलो शेड वाला, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा ये आपका 2/3 था, लेकिन 2/3 में से केवल आधा ही अप्रूव हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्क अनसर्टिफाइड कितना है, वर्क अनसर्टिफाइड कितने हैं, तो आप बोलोगे 2/3 में से 1/2 अप्रूव हो गया है ना। 2/3 ये पूरा है, आई रिपीट अगेन, ये पूरा 2/3 है जो हमने एक्चुअल में किया है। ये पूरा 2/3 है, बस 2/3 में से अप्रूव कितना हुआ है 1/2, तो कितना अप्रूव नहीं हुआ। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 1/6 आएगा। मुझे इस 1/6 की कॉस्ट निकालनी है, मुझे इस 1/6 की कॉस्ट निकालनी है। तो 1/6 पोर्शन की कॉस्ट कितनी आएगी, मैं यहाँ से ऐसे करूंगा, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड,
ठीक है, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। देखो मेरा खर्चा आया है, तो मैंने ऊपर निकाला 177,460, ये खर्चा आया है 2/3 पोर्शन का जो मैंने एक्चुअल में किया। अगर 2/3 का इतना खर्चा, तो इस हिसाब से 1/6 का कितना होगा। अगर ये 177,460 2/3 पे है, अगर 2/3 पे इतना तो 1/6 पे कितना, इसके वैल्यू निकालोगे तो ये 44,365 आएगा। ये आएगी हमारी कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। एक बार फिर से देख लो, दोबारा समझा देता हूँ। सबसे पहले ये पता लगाना है कि हमारा नेट खर्चा कितना हुआ। नेट खर्चे के लिए हम डेबिट साइड में जितने भी खर्चे डाले हैं सबको जोड़ देना है, और क्रेडिट साइड में जो कॉन्ट्रैक्ट WIP वाले आइटम होते हैं, दैट इज सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड, उनको छोड़कर बाकी सारे आइटम लेस करने हैं। ये लेस करने के बाद अमाउंट आती है 177,460, ये अमाउंट आ गई। ये हमने खर्चा किया है 2/3 पार्ट को करने के लिए। अगर 2/3 पार्ट को करने में इतना खर्चा आया, तो इस हिसाब से 1/6 पार्ट को करने पे कितना खर्चा आया होगा। ये 1/6 कहाँ से आया, ये 1/6 का मतलब ये है कि 2/3 काम हम कर चुके थे, मतलब 66.67% काम हम कर चुके थे, सर्टिफाइड केवल 50% ही हुआ। तो जो 66.67 और 50% का डिफरेंस है, जिसको 16.67 बोलते हैं, वो 16.67% यहाँ पे 1/6 है ना। तो 2/3 में से 1/2 हुआ सर्टिफाइड, बाकी का 1/6 सर्टिफाइड नहीं हुआ। तो जो सर्टिफाइड नहीं हुआ है उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो 1,77,460 2/3 की कॉस्ट है। अगर 2/3 की इतनी तो 1/6 की कितनी, तो ये आ गई 44,365। फिर ये अमाउंट हमें यहाँ डालनी पड़ेगी। जब ये निकाल देंगे तो ये अमाउंट यहाँ डाल देंगे, ये हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन है। फिर आ जाएगा हमारा नोशनल प्रॉफिट, और डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्योंकि हमारी 50 है, तो फिर 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन में वर्क सर्टिफाइड, ये लगा के आंसर आ जाएगा। बताओ कोई क्वेरी है तो। बताओ यस या नो। No, sir. यस सर। हो गया क्लियर, कोई Yes, डाउट sir. नहीं है। Yes. बाकी सिमिलर क्वेश्चन मैंने करा रखा है वीडियो में ना, आप देखोगे अगर तो सिमिलर क्वेश्चन करवा Sir, रखा है। यहाँ अनसर्टिफाइड वो क्या है? हाँ एक मिनट, हाँ बोलो दोबारा। कैलकुलेशन अनसर्टिफाइड सर यहाँ Hello? बोला गया है, इसीलिए निकाले ना। हाँ क्योंकि इसमें हमें ये अगर बता नहीं रखा है, बोला गया हाँ तो हाँ नहीं। हमें क्योंकि ये बता रखा है कि पूरा काम कितना हुआ और सर्टिफाई कितना हुआ। तो क्योंकि पता है कि पूरा काम 2/3 हुआ है और सर्टिफाइड 50% ही हुआ है, तो यहाँ से नेचुरली मालूम चल रहा है कि कुछ वर्क अनसर्टिफाइड भी है, इसलिए हमने इसकी वैल्यू निकाली है। अदरवाइज अगर ये नहीं दिया होता कि कितना काम कंप्लीट कर लिया, सर्टिफाई कितना हुआ, और वर्क अनसर्टिफाइड नहीं दिया हो, तो हम ये मान लेते हैं कि जितना काम हुआ है वो सारा ही सर्टिफाई हो गया है, कोई ऐसा पेंडिंग वर्क नहीं है जिसको उसने चेक नहीं किया। तो उस सिचुएशन में निकालने की जरूरत नहीं होती। पर जहाँ बता दे कि हम इतना मतलब कि पेंडिंग वर्क की हाँ पेंडिंग वर्क का मतलब ही वर्क अनसर्टिफाइड है। हाँ, पेंडिंग वर्क वही है जो हम कर अच्छा। चुके हैं लेकिन वो ठीक है सर्टिफाइड नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि मान लो हमारा ओके ईयर हमारा खत्म होता है, सपोज मान लो कि 31 मार्च को, 31 मार्च को उसको हमारा साल खत्म होगा, लेकिन वो आर्किटेक्ट सपोज मान लो 20 मार्च को हमारी साइड पे आ गया, तो वो 20 मार्च तक का काम तो क्या करेगा कि मतलब सर्टिफाई करके जाएगा। बट 21 मार्च से 31 मार्च तक भी हम कुछ काम करते हैं, तो वो काम है विच वी हैव डन, लेकिन जो वो सुपरवाइजर आया था या जो वो बंदा आया था वो 20 मार्च तक का काम भी पूरा अप्रूव करके गया। तो जितना काम वो देख जाता है उसको बोलते हैं सर्टिफाइड, बाकी काम जो हम कर चुके हैं पर उसने अप्रूव नहीं किया उसको बोलते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। तो उसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन में इसमें कॉस्ट का इम्पैक्ट क्या है सर? इसमें कॉस्ट का इम्पैक्ट क्या है कि अगर वर्क जो अनसर्टिफाइड है उसकी वैल्यू जब तक हम यहाँ पे डालेंगे नहीं, हमारे नोशनल प्रॉफिट करेक्ट नहीं आएगा, तो बिना इसके ये फिगर निकलेगी नहीं। ओके है ना, बिना इसके फिगर नहीं निकलेगी। ओके सर। हाँ क्लियर। यस सर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाएं। यस सर। राइट, चलो तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यस। इसमें क्या है, नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर मान लो एक कॉन्टेक्ट नंबर 505 है, एक कॉन्टेक्ट नंबर 506 है, एक कॉन्टेक्ट नंबर 507 है। नॉर्मली हर कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग अकाउंट बनता है।
हर एक कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग अकाउंट बनता है। पर मान लो कि मैं क्या करना चाहता हूँ कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं जो मेरे चल रहे हैं उन सबके बदले एक सिंगल अकाउंट बनाना चाहता हूँ, है ना। उन सबके बदले मैं एक सिंगल अकाउंट बनाना चाहता हूँ, तो सिंगल अकाउंट को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट लेजर। ठीक है, ध्यान रखो इसमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने को नहीं बोला हुआ, कॉन्ट्रैक्ट लेजर बोल रहा है। तो लेजर होती है बुक्स ऑफ अकाउंट। लेजर एक ऐसी बुक होती है जिसके अंदर अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें किसी एक कॉन्ट्रैक्ट का डेटा नहीं है, इसमें किसी एक कॉन्ट्रैक्ट का डेटा नहीं है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं, उन सबका कंबाइंड डेटा क्वेश्चन में गिवन है, जिसमें से कुछ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गए हैं और कुछ कॉन्ट्रैक्ट अभी इनकम्प्लीट हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट अभी हमारे चल रहे हैं। तो नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट होते हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, जैसे कि हमने अब तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं सब में ऐसे ही किया है। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट अभी चल रहे हैं पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुए उनका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाते हैं, जिस साल में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है उस साल में हम पहली बार क्या करते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट साइड में डालते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कभी भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं आएगा। ओके, लेकिन जिस ईयर में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है उस ईयर में कॉन्ट्रैक्ट WIP नहीं होता, और कॉन्ट्रैक्ट WIP नहीं है क्योंकि काम कंप्लीट हो गया है। वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड नहीं होता क्योंकि काम हमारा कंप्लीट हो गया है। तो उस सिचुएशन में वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड के बदले कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आ जाता है। किस ईयर में? जिस ईयर में हम कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। क्लियर है? क्या बात समझ में आ गई है? और अगर सर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ना हुआ तो उस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को हम इग्नोर कर देते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को नहीं दिखाते हैं। ये नोट में यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ कॉन्ट्रैक्ट वर्क इज इनकम्प्लीट, अगर कॉन्ट्रैक्ट वर्क अभी इनकम्प्लीट है, दैट इज स्टिल इन प्रोग्रेस, काम चल रहा है अभी, स्टिल इन प्रोग्रेस, then contract price is not shown in contract account. However, when contract work या when contract work बोल देते हैं चलो, is completed, then only contract price is credited to contract account. ठीक है, तो हमने अब तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं सारे क्वेश्चनों में कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट थे, इसलिए हमने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं किया। बस हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का यूज डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालने के लिए करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आता ही नहीं है। पर जिस क्वेश्चन में बोल दे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया तो उस क्वेश्चन में क्रेडिट साइड में हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को दिखाते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में क्या है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट लेजर है, इसका मतलब ये एक कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंट नहीं है, जब बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट का कंबाइंड अकाउंट बन रहा है तो इसमें कुछ क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और कुछ क्वेश्चन इनकम्प्लीट होंगे। तो जो कंप्लीट हो गए हैं उनके रिस्पेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिखाना पड़ेगा, और जो कॉन्ट्रैक्ट अभी इनकम्प्लीट है उनका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इसके अंदर नहीं आएगा। इसको लिख लो पहले, जब भी हो जाए तो बताना। Done, sir. Done everyone? यस सर। I assume so. तो इसमें देखो, इसमें दे रखा है WIP, पिछले साल तक इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया था, राइट, और पिछले साल तक हमें कस्टमर से इतने पैसे मिल गए थे। ओके, जो कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर है वो तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आता ही नहीं है, हमें केवल इससे मतलब है। करंट ईयर में इतना वेजेस लगा, ये डेबिट में आ जाएगा, मटेरियल बॉट डेबिट में आ जाएगा, वर्किंग एक्सपेंस डेबिट में आ जाएगा,
मटेरियल इशूड डेबिट में आ जाएगा। एडमिन एक्सपेंसेस हमारे 1250 हैं, जिसमें से 250 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाने का मतलब है कि 1250 में से 250 रुपये इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लेने हैं, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाना है। अगर 1250 में से 250 हमने नहीं लेना है तो कितना बचा? 1000 है ना? तो yes, sir. 1000 इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आ जाएगा। जितना खर्चा प्रॉफिट लॉस में चला जाता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चला जाता है, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं लेते हैं। तो 1250 में से 250 माइनस कर देंगे और यहाँ पर आपका जो आएगा वो 1250 आएगा। ठीक है। यहाँ पर एक अगला पॉइंट आपका क्या दे रखा है, ये प्लांट दे रखा है, ये प्लांट डेप्रिसिएशन है। ठीक है, ये गलती है इसमें, ये प्लांट डेप्रिसिएशन, इसको टिक कर लेना। प्लांट का डेप हमारा 2500 रुपये का है, तो सीधे ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट में आ जाएगा। मटेरियल जो रिटर्न कर गया आपने, चाहे सप्लायर को वापस किया है चाहे स्टोर को वापस किया है, ये दोनों आपको क्रेडिट साइड में दिखाने पड़ेंगे। वर्क सर्टिफाइड आपको दे रखा है और कॉन्ट्रैक्ट फिनिश भी दे रखा है। ठीक है, वर्क सर्टिफाइड भी दिया है, कॉन्ट्रैक्ट फिनिश भी दिया है। तो पहली बात तो एक ही क्वेश्चन में ये दोनों चीजें नहीं हो सकती, एक ही क्वेश्चन में ये दोनों चीजें नहीं हो सकती अगर एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट होते हैं उसके लिए वर्क सर्टिफाइड या वर्क अनसर्टिफाइड देखते हैं, वर्क सर्टिफाइड या अनसर्टिफाइड देखते हैं जो इनकम्प्लीट है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है उसके लिए केवल कॉन्ट्रैक्ट फिनिश्ड मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देखते हैं। तो यहाँ पर दोनों दिए हुए, तो इससे समझ में आ गया कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट का डेटा नहीं है, ये 4-5 कॉन्ट्रैक्ट होंगे, उन सबका कंबाइंड डेटा बन रहा है। कंबाइंड डेटा है तो ये भी क्रेडिट साइड में आएगा, ये भी क्रेडिट साइड में आएगा। प्रॉफिट जो हम कॉन्ट्रैक्ट पे निकालते हैं, अब क्योंकि इसमें सभी कॉन्ट्रैक्ट मिक्स हैं, 4-5 इसमें कॉन्ट्रैक्ट मिक्स हैं, तो हम इंडिविजुअल प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें 4-5 कॉन्ट्रैक्ट मिक्स हैं, तो मैं इंडिविजुअल नहीं निकाल सकता, क्योंकि इंडिविजुअल प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे हर कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पता होना चाहिए और हर कॉन्ट्रैक्ट का वर्क सर्टिफाइड मालूम होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं दिया है हमें, इसलिए प्रॉफिट हमें सीधे गिवन है 11,500, ये मैं पहले से गिवन है। एडवांस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी मतलब कस्टमर से जो एडवांस मिला 40,000 का, अगेन वो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में कहीं नहीं आता। कस्टमर से जो भी पेमेंट मिल जाती है वो तो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आती नहीं है, तो ये तो हमारा नहीं आएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या करा जाएगी, वर्क सर्टिफाइड दे रखा है, कॉन्ट्रैक्ट फिनिश दिया हुआ है, लेकिन वर्क अनसर्टिफाइड नहीं दिया। इस क्वेश्चन में भी वर्क अनसर्टिफाइड नहीं दिया, और ये भी नहीं बता रखा कि कितना काम हो गया था और उसमें से कितना अप्रूव हो गया, वो भी नहीं दिया। तो हम पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं इसमें कर सकते। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा कि जो हमारा वर्क अनसर्टिफाइड है वो बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा। किससे निकलेगा? बैलेंसिंग फिगर से। ये जो हमारा वर्क अनसर्टिफाइड है 88,000, ये इस क्वेश्चन में बैलेंसिंग फिगर से निकला है। सर तो यहाँ कितना कॉन्ट्रैक्ट होगा ये कैसे पता चलेगा? वो हमें क्वेश्चन में बताया भी नहीं है और ना हमें ये निकालना है, ना हमें निकालना है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट कितना है, क्योंकि इसमें सारी चीजें आपको गिवन है, बस आपने उसे कॉन्ट्रैक्ट में डालना है और अनसर्टिफाइड की वैल्यू आपको बैलेंसिंग फिगर से निकालनी है। ध्यान क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा है पिछले साल का। तो जो पिछले साल का वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब पिछले साल का जो क्या नाम है, वर्क सर्टिफाइड और वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड जो हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, जो हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखें हमने जो ये क्रेडिट साइड में दिखाया है, ये अगले साल इसको हम दिखाते हैं डेबिट में। अगर हमारा क्वेश्चन फर्स्ट ईयर का है तो फर्स्ट ईयर में ये चीज़ें हमारी क्रेडिट साइड में आती, लेकिन यही अकाउंट जब हम सेकंड ईयर में कंटिन्यू करेंगे तो जो ये सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड जो हम यहाँ क्रेडिट में दिखाते हैं, नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग में, नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में ये डेबिट में आ जाता है। ये काम इसमें करना है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें ओपनिंग बैलेंस गिवन है 85,000, तो 85,000 का वर्क सर्टिफाइड ये पिछले साल का है, ये हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये 85 यहाँ डाल दिया। इसमें से पेमेंट लेस कर रखी है कितने की, 55,000 की, जो लास्ट ईयर हमें कॉन्टेक्ट, जो कि लास्ट ईयर हमें कस्टमर से रिसीव हो गई थी, लेकिन मैंने बताया कस्टमर से जो पैसे मिल जाते हैं हम उसकी एंट्री नहीं दिखाते। तो ना तो हम इस 55 को दिखाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, ना हम इस एडवांस को दिखाएंगे। तो अगर मैं इस 55 को इग्नोर करता हूँ, इसका मतलब मुझे पूरी वैल्यू 85,000 की दिखानी पड़ेगी। तो ये मैंने 85,000 यहाँ डाला, बाकी ये खर्चा गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है,
प्लांट का डेप्रिसिएशन भी गिवन है 2500, प्रॉफिट भी गिवन है, जो प्रॉफिट हम निकालते थे हमें वो भी गिवन है अपने आप ही, ठीक है। वर्क सर्टिफाइड में 15,000 भी गिवन है, ये रिटर्न वाला भी गिवन है, ये भी गिवन है, और जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गए हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यहाँ डालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाते हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आ जाता है, ये भी गिवन है। जब सब कुछ गिवन है तो केवल एक फिगर बचेगी, कौन सी वाली, वर्क अनसर्टिफाइड, ये आप बैलेंसिंग फिगर से निकालोगे। सर ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट का अमाउंट का है सर? दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट फिनिश्ड, देखो कॉन्ट्रैक्ट फिनिश के नाम से कहाँ गया? सर ये दिख गया, मुझे नहीं दिख रहा। कॉन्ट्रैक्ट फिनिश्ड ये 22,500, जो कंप्लीट हो गया उसको आपने यहाँ डाल दिया, ठीक है। सर यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो हाँ। रिजर्व या कॉस्टिंग पीएल वो प्रोपोर्शन नहीं होगा सर? नहीं होगा, क्योंकि इसमें मैंने बताया ना कि एक हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट लेजर है, तो इसमें जितने भी कॉन्ट्रैक्ट अभी चल रहे हैं या जो कंप्लीट हो गए हैं सबका कंबाइन बने। जब कंबाइन बनेगा तो हम इसमें बेसिकली मतलब बाइफरकेट नहीं कर सकते कि कितना प्रॉफिट आपका कहाँ का ट्रांसफर होगा। जब कंबाइन अकाउंट बनता है प्रॉफिट हमेशा आपको गिवन होगा हमेशा, और बैलेंसिंग फिगर कुछ और निकलेगी, या तो कई बार आपको क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया होगा मटेरियल का तो वो बैलेंसिंग फिगर से निकालना पड़ेगा, या वर्क सर्टिफाइड और जो सर्टिफाइड नहीं है उनमें से कोई एक चीज़ मिसिंग होगी वो आपको निकालनी पड़ती है। प्रॉफिट हमेशा आपको दिया होगा, क्योंकि ये एक कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंट नहीं है, ये मल्टीपल अकाउंट है। और ये मैं कैसे मालूम चल रहा है कि ये मल्टीपल अकाउंट्स हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड और कॉन्ट्रैक्ट फिनिश्ड दोनों दे रखे हैं। और वर्क सर्टिफाइड का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस। जब वर्क इन प्रोग्रेस है तो वो कंप्लीट कैसे होगा, है ना, क्योंकि दोनों में से चीजें एक ही होती है, या तो WIP होता है या काम पूरा हो जाता है। पर ये कह रहा है वर्क सर्टिफाइड भी है और कॉन्ट्रैक्ट फिनिश भी हो गया है, मतलब WIP भी है और पूरा भी हो गया, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो समझ जाओ कि ये मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन है, जिसमें प्रॉफिट हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा और आपको कोई और चीज मिसिंग होगी वो बैलेंसिंग फिगर से निकालनी पड़ेगी। तो इसमें सब कुछ आपको डाल देना है, ध्यान रखना है पिछले साल का जो वर्क इन प्रोग्रेस होगा वो यहाँ आएगा पहले ओपनिंग में। तो इस बार अगर मतलब मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट है तो हाँ। उसे प्रॉफिट मतलब कैसे होता है, मतलब कि कोई मतलब इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट यहाँ पर दिया गया है? हाँ नहीं, ये प्रॉफिट तो सभी कॉन्ट्रैक्ट का कंबाइन है, ये सभी कॉन्ट्रैक्ट का कंबाइन प्रॉफिट दिया हुआ है 11,500। इंडिविजुअल प्रॉफिट कैसे मालूम चला होगा कि हमने इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाए होंगे, मतलब प्रैक्टिकली भी हमने कॉन्ट्रैक्ट नंबर 505 भी बनाया होगा, 506 भी बनाया होगा, 507 भी बनाया होगा, 508 भी बनाया होगा, तो उसका तो इंडिविजुअल प्रॉफिट हमें पता ही होगा। लेकिन अब हमें इन सबके बदले एक सिंगल अकाउंट बनाना है। तो सिंगल वाले केस में हम क्या करते हैं कि जो इंडिविजुअल बनाए हैं वहां से प्रॉफिट उठाते हैं और वो प्रॉफिट जोड़ के यहाँ पर डाल देते हैं, प्रॉफिट जोड़ के यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये सभी ये क्या है, सभी कॉन्ट्रैक्ट का वेजेस, सभी कॉन्ट्रैक्ट का मटेरियल, सभी क्या नाम है कॉन्ट्रैक्ट के वर्किंग एक्सपेंसेस, सभी कॉन्ट्रैक्ट के एडमिन एक्सपेंसेस, सभी कॉन्ट्रैक्ट का रिटर्न, सभी कॉन्ट्रैक्ट का क्लोजिंग स्टॉक, सब कुछ इसमें टोटल आ जाता है। ठीक है, जैसे आप अकाउंट में पढ़ते हो सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, वो चैप्टर हुआ भी आपका? नहीं हुआ? मैंने करवाया नहीं करवाया आपको? नहीं हुआ सर। नहीं हुआ ना? हाँ, तो सेल्फ बैलेंसिंग लेजर में भी ऐसे होगा कि हम जितने डेटर्स होते हैं सबके बदले कंबाइन अकाउंट बनाते हैं, राइट। अगर हमारे 50 डेटर हैं तो 50 डेटर का पहले सिंगल अकाउंट बनता है, फिर उन 50 के बदले एक हम वो बनाते हैं, अकाउंट बनाते हैं। ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है। तो ये इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंट नहीं है, ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं सबका कंबाइन है। ये एक तरीके की काइंड ऑफ समरी कह सकते हैं कि रिपोर्ट है। अगर मेरे 10 कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं और मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ये बताओ ओवरऑल 10 कॉन्ट्रैक्ट पे प्रॉफिट मुझे कितना हो रहा है, तो आप मुझे इंडिविजुअल अकाउंट ना दिखा के सीधे एक समरी बनाओगे जिसमें 10 अकाउंट का इकट्ठा डिटेल आ जाएगा और बताओगे सर इतना आपका प्रॉफिट हो रहा है इन ऑल अभी सभी तो सर कॉन्ट्रैक्ट। इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया गया है तो हाँ इससे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहां से PL का जो अमाउंट है वो निकलेगा। हाँ, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में पहले हर कॉन्ट्रैक्ट का इंडिविजुअल अकाउंट बनेगा, फिर उनको निकाल के फिर वो प्रॉफिट यहाँ पे डाल देंगे। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रॉफिट की फिगर ऑलरेडी आपको गिवन होगी। वही जानना था। राइट, एग्जाम में गिवन होगी। पर प्रैक्टिकल लाइफ में जब बनाते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर 505, 506, 507 जितने भी चल रहे हैं सबका इंडिविजुअल अकाउंट बनता है, फिर वहां से प्रॉफिट की फिगर उठाते हैं, जोड़ के यहाँ पे डाल देते हैं। ऐसे। ओके सर, ओके ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर। एवरीवन? यस सर। यस सर। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंट समझा दिए सर। हाँ बता रहा हूँ।
उसके बाद क्या करेंगे, हम कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट बनाते हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट कैसे बनता है? कॉन्ट्रैक्टी के अकाउंट का कुछ इस तरीके से फॉर्मेट होता है। ये डेबिट और ये क्रेडिट। देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। ये होता है कलेक्शन टिल प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर तक जितना कलेक्शन हो गया वो हम यहाँ पे लेते हैं। फिर बाय बैंक अकाउंट, ये होता है कलेक्शन इन करंट ईयर। कलेक्शन इन करंट ईयर। यहाँ से टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ये होता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ कंप्लीटेड वर्क। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ कंप्लीटेड वर्क या कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गए उनका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यहाँ पे हमारे पास आ जाता है। और टू बैलेंस शीट, ये होता है टोटल कलेक्शन ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट पे कितना कलेक्शन अब तक हो गया है, ये फॉर्मेट होता है इसका। बस 4 एंट्री आती हैं इसमें हमेशा। पहले पिछले साल तक कितना कलेक्शन हो गया, इस साल में कितना कलेक्शन आया, जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया उसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यहाँ पर आ जाएगा, है ना, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे कंप्लीट हो गए। और टू बैलेंस शीट, ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट अभी इनकम्प्लीट हैं उनके अगेंस्ट कितना पैसा हमारे पास मिल गया है। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे पूरा करने में टाइम लग जाएगा 5 साल 6 साल, तो कस्टमर धीरे धीरे हर साल ग्रेजुअली कुछ पेमेंट करता रहता है। तो कितनी पेमेंट कस्टमर से अभी मिल चुकी है ना, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट अभी पूरा नहीं हुआ है, तो उसका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे दिखाते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में फिगर दे रखी है, देखो कि पिछले साल 55,000 हमें मिल गए थे, पिछले साल 55 मिल गए थे। ये कैसे मालूम चला, ये क्वेश्चन में गिवन है। देखो ये रहा कैश रिसीव फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग, कितना हो गया 55। ये 31/12/15 का है पिछले साल का, तो पिछले साल तक इतने पैसे मिल गए थे 55, ये हमने यहाँ पे डाला। फ्रेश पेमेंट हमें इतनी मिली 40,000, तो ये 40 हमने यहाँ पे डाल दी। 55 और 40, ठीक है। ये 55 ही था ना या 55 था, 50 था, हाँ 55 ही था। 55 हमें लास्ट ईयर तक मिला था, 40 हमें और मिल गया फ्रेश पेमेंट, तो 55 और 40 यहाँ डाल दी हमने। फिर जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, कंप्लीट ये वाला हो गया, जो कंप्लीट हो जाता है उसका प्राइस यहाँ आ जाता है 22,500। बाकी ये बैलेंसिंग फिगर आ गई। ये बैलेंसिंग फिगर उस कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट दिखा रही है जो अभी इनकम्प्लीट है, बट इतना पेमेंट फिर भी हमने कस्टमर से ले लिया है। क्योंकि कस्टमर में क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में टाइम ज़्यादा लगता है, इसमें सेवरल ईयर्स लगते हैं कंप्लीट करने में, तो थोड़ी थोड़ी पेमेंट हर साल कस्टमर से मांगते रहते हैं। बताओ क्लियर है या नहीं? यस सर। क्लियर सर। क्लियर। इसके अलावा कोई और क्वेरी? डन। डन सर। सर बैलेंस शीट क्या दिखाना है? बैलेंस शीट में इसमें सिंपल इतना करते हैं, वर्क जो आपका वर्किंग मतलब क्या नाम है, प्रोग्रेस है, उसमें से कैश रिसीट के अमाउंट माइनस कर देते हैं जो आपको मिल चुका है। ये जितने जो वर्क अभी हमारा जो वर्क हमारा इनकम्प्लीट है, ये रहा 1,03,000 का, इसकी वैल्यू बैलेंस शीट में आती है, ये आगे 1,03,000। और इसके अगेंस्ट जो पेमेंट मिली है, तो जो पेमेंट मिली है हमें इनकम्प्लीट वर्क के लिए वो है 72,500, जो कि ये निकली है बैलेंसिंग फिगर से, है ना। मैंने बताया था कि आपको इसमें जो फिगर बचता है वो आता है टोटल कलेक्शन ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। तो WIP में से जिसके अगेंस्ट जो पेमेंट मिल गई है इसको माइनस कर देते हैं और 30,500 आ जाता है। अगर इसमें रिजर्व भी तो माइनस होगा सर। हाँ, अगर रिजर्व भी दिया होता तो रिजर्व वाला अमाउंट भी माइनस हो जाता, पर वो अभी पता नहीं है, इसे वो वाला अमाउंट दिखाया नहीं है, तो सिर्फ इतना ही माइनस किया। और सर कभी कभी क्लोजिंग एसेट भी आता है सर, वो क्या है? क्लोजिंग एसेट का मतलब जैसे ही हमारे पास प्लांट बच गया, मान लो कि हमारे पास प्लांट था कॉन्ट्रैक्ट का, साल के शुरू में उसकी वैल्यू 5 लाख थी, उसमें 50,000 का डेप लग गया, तो बचा कितना 4.5 लाख, तो 4.5 लाख का प्लांट आपको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। अगर साइड पे कोई मटेरियल बच गया वो भी बैलेंस शीट में आपको दिखाना पड़ेगा। तो जो जो असेट कॉन्ट्रैक्ट में बची हुई है साल के एंड में, उनको बैलेंस शीट में हम दिखा देते हैं।
लेकिन ये बैलेंस शीट टैली नहीं होती क्योंकि हमें ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। जिस क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस गिवन होता है उस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनती है और फिर उसकी दोनों साइडें बराबर होती है। ठीक है, एसेट्स में क्या करना है आपको, जो एसेट्स है वो दिखा दो। इसमें क्योंकि एसेट्स हमें गिवन नहीं है कोई भी, हमें केवल प्लांट का डेप गिवन था, एसेट कुछ भी नहीं है, ऐसे दिखाया नहीं है। हाँ चाहो तो ये दिखा सकते हो जो आपको मटेरियल का जो क्लोजिंग स्टॉक दिया था, इसमें मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक था या नहीं था, मटेरियल बॉट शायद नहीं दिया हुआ है, मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, हाँ नहीं है इसमें। अगर प्लांट की वैल्यू दी होती या मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक दिया होता तो वो भी दिखाना पड़ता हमें। ठीक है, यस सर। इसके अलावा कोई डाउट बेटा किसी का? नो सर। सर इलस्ट्रेशन 21 समझ नहीं आ रही। अभी आएंगे बारी बारी से, रुक जा। 15 पे आते हैं। 15 वाला क्वेश्चन देखो क्या है, सिंपल है। इसमें 3 कॉन्ट्रैक्ट हैं, सॉरी एक ही कॉन्ट्रैक्ट है। उस कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंट 3 साल के लिए बनाना है, एक फर्स्ट ईयर के लिए और एक सेकंड ईयर के लिए और थर्ड क्या नाम है ईयर के लिए। ठीक है, 3 साल के लिए बनाने हैं। फर्स्ट ईयर में कहता है कि मटेरियल की वैल्यू 45,000 है। एक मिनट, पेन हैंग कर गया मेरा। एक मिनट, एक मिनट बेटा, ये पता नहीं क्यों नहीं चल रहा पेन, उसको 2 मिनट, अभी ठीक हो जाएगा। राइट, तो इसमें पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। कहता है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड 3 साल के लिए। तो 3 साल का डेटा दे रखा है, तो देखो कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहले मटेरियल दे रखा है, ये डेबिट में आ जाएगा, फर्स्ट ईयर में है ना, ये डेबिट में आ जाएगा, ये डेबिट में आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। वर्क सर्टिफाइड कहाँ पर आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। वर्क अनसर्टिफाइड फर्स्ट ईयर में नील है, मतलब क्रेडिट। और प्लांट की वैल्यू 5 लाख है। प्लांट जो हमने इस पे लगाया वो 5,000 है, लेकिन डेप कितना लगा इस पे, कह रहा है वैल्यू ऑफ द प्लांट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर वाज 4,000। जो प्लांट 5,000 का आपने कॉन्ट्रैक्ट में डाला था फर्स्ट ईयर में, साल के एंड में उसकी वैल्यू 4,000 आ गई है। तो बताओ डेप कितना लगा होगा? 1,000। तो या तो आप सीधे 1,000 का डेप डालोगे डेबिट में, या ये भी कर सकते हो, 5,000 डेबिट में डालो और जो 4,000 है उसे क्रेडिट साइड में डाल दो। पॉसिबल है, या तो सीधे 1,000 या 5,000 डेबिट में और 4,000 को क्रेडिट में। पक्का ना? यस सर। तो 4,000 तो सर एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन के अकाउंट के नाम पे आएगा सर? नहीं, एक्यूमुलेटेड डेप नहीं, वो तो प्लांट की वैल्यू है। द वैल्यू ऑफ प्लांट एट द एंड ऑफ द ईयर, प्लांट की वैल्यू है। ओके सर। हाँ, तो ये हमारा देखो फर्स्ट ईयर का बन रहा है, फर्स्ट ईयर का। तो ये मटेरियल आया, ये एक्सपेंसेस आए, वेजेस आया, ये आया। इन्होंने प्लांट यहाँ डाला है और 4 यहाँ डाला है, तो कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है। आप चाहो तो सीधे 1,000 का डेप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर यहाँ से हमारे पास WIP में वर्क सर्टिफाइड दे रखा है, ये नील है, ये इतना ही आ गया। और पहले वाले ईयर में ना लॉस आ रहा है, जिस ईयर में लॉस आता है उस ईयर में डिग्री ऑफ कंप्लीशन मैटर नहीं करती। लॉस पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। मतलब नॉशनल लॉस आएगा अगर, तो लॉस के केस में 1/3 2/3 नहीं करना है। अगर लॉस आएगा तो वो पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। हाँ, अगर प्रॉफिट आएगा तो फिर आपको डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालनी पड़ती है। उसमें देखेंगे कि अगर 25% से कम है तो पूरा जाएगा रिजर्व में, 25% से ज़्यादा है बट 50 से कम है तो 1/3 वाला केस लेते हैं, 50 या उससे ज़्यादा है तो 2/3 वाला केस लेते हैं। बताओ बात समझ में आई या नहीं? लॉस आएगा तो पूरा पूरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। अब सेकंड ईयर से स्टार्ट होगा। सेकंड ईयर जब भी स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट ईयर का जो भी WIP था वो पहले यहाँ क्रेडिट साइड में आ जाएगा, पहले यहाँ डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, जब भी सेकंड ईयर का बनाओगे तो फर्स्ट ईयर का जो WIP था वो पहले डेबिट साइड में ले आना है। फिर वही क्या देखो, फिर खर्चे दे रखे हैं हमें, तो
यहाँ फिर ये मटेरियल डेबिट में आएगा, ये डेबिट में आएगा, इनडायरेक्ट डेबिट में आएगा, वेजेस वर्क सर्टिफाइड क्रेडिट में आ जाएगा, वर्क अनसर्टिफाइड क्रेडिट में आ जाएगा। प्लांट की वैल्यू देखो, प्लांट की वैल्यू फर्स्ट ईयर के एंड में 4,000 थी, फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकेंड ईयर के एंड में 2500 रह गई। तो प्लांट की वैल्यू यहाँ पे 4,000 थी बिगिनिंग में और यहाँ पर 2500 रह गई। तो कितना टैप लगा होगा? 1500। 1500। तो या तो सीधे 1500 रुपया आप डेबिट कर दो कॉन्ट्रेक्ट अकाउंट में, या ऐसा कर सकते हैं कि 4000 डेबिट में दिखा दो और 2500 रुपये क्रेडिट में दिखा दो। क्लियर है? देखो इन्होंने इसको कैसे किया है, ये आया, ये खर्चे डेबिट हुए जो गिवन है, ये भी गिवन है। प्लांट 4 यहाँ दिखाया, लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस, इस साल का ओपनिंग है ना, 2500 यहाँ दिखाया, इन दोनों के डिफरेंस से 1500 हमारा सेट हो गया। वेजेस गिवन ही है, ये हमारा गिवन ही है, वर्क सर्टिफाइड भी गिवन है और ये भी गिवन है। आपके पास प्रॉफिट आ रहा होगा, प्रॉफिट आ रहा होगा तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकाल के उसको बांटा है। तो सेकेंड ईयर का हम डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, और फिर उसके बाद देखते हैं कि प्रॉफिट की फिगर कैसे निकाली है इन्होंने। तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, क्वेश्चन में कहीं गिवन होगा, 3,75,000, 3,75,000 मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है और मुझे सेकंड ईयर के लिए डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालना है। तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन शॉर्ट में लिख रहा हूँ DOC और सेकंड ईयर। तो सेकंड ईयर का वर्क सर्टिफाइड है 282,500, 375 इंटू 100, बताओ कितना आता है डिग्री ऑफ कंप्लीशन फॉर सेकंड ईयर। 282,500 डिवाइड बाय 3,75,000, 75.33%। 75.33, मतलब 50% से ज़्यादा आ रहा है। अगर 50% से ज़्यादा आएगा तो कौन सा रूल लगता है? 2/3। तो सेकंड ईयर में पहले निकालोगे नोशनल प्रॉफिट। तो नोशनल प्रॉफिट के लिए इन फिगर में से, मतलब इनमें से ये सब माइनस करो, बताओ कितना आ रहा है? $78,750। 78,750। तो उसको बांटोगे, अब बांटोगे कैसे, रूल लगेगा, ठीक है। तो क्या रूल लगेगा सर? रूल लगेगा 2/3, 78 कितना 750 अपॉन में वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड इसका 282,500 है। और कैश कितना रिसीव हो गया कस्टमर से, कस्टमर से कितना कैश रिसीव हुआ? तो क्वेश्चन में ये बोला है इट इज कस्टमरी टू पे 90% इन कैश ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। जितना भी वर्क सर्टिफाइड है उसका 90% हमेशा कैश में मिल जाता है, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ जो कैश रिसीव हुआ होगा ये 282,500 का 90% मिला होगा, इसका 90%। तो 282,500 का जो 90 जो परसेंट है वो निकालो, कितना आया? 2,54,250। 250 ये हमारा कैश रिसीव हो गया। या जिसमें आपको सीधे ये पता हो कि कस्टमर वर्क सर्टिफाइड का कितना परसेंटेज देता है, उस वाले क्वेश्चन हम सीधे ऐसे भी कर सकते हैं, 2/3 78,750 इंटू 90%, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ये पता है कि कस्टमर ने वर्क सर्टिफाइड का 90% दे दिया, सिंपल एंड में 90% निकाल दो, क्योंकि ये परसेंटेज, ये फ्रैक्शन भी तो 0.9 बनेगा। अगर इस फ्रैक्शन की वैल्यू निकालोगे तो 0.9 तो बनेगा, 0.9 का मतलब 90%। बोलो है ना? यस सर। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 47,250। 47,250। ये अमाउंट जाएगा प्रॉफिट में, ये जाएगा प्रॉफिट में। देखो ये 47,250 प्रॉफिट में गया, राइट। बाकी ये रिजर्व में बैलेंसिंग फिगर से आ गया। बताओ क्लियर है या नहीं? क्लियर सर। राइट। अब जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करोगे तो नेक्स्ट ईयर में जो ये पिछले साल का WIP था ये पहले यहाँ डेबिट में आ जाएगा, ठीक है।
जब कंटिन्यू ईयर होते हैं तो हर साल का WIP नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग बैलेंस में आ जाता है। फिर यही प्लांट के बारे में, प्लांट की वैल्यू सेकेंड ईयर के एंड में 2500 रह गई थी। फिर कितनी रह गई उसके बाद? प्लांट की वैल्यू 2500 रह गई थी सेकेंड ईयर के एंड में, और थर्ड ईयर के एंड में 1000 रह गई है। तो जो प्लांट 2500 का था वो थर्ड ईयर में 1000 का रह गया। तो कितना टाइम लग गया? 2500 से 1000, 1500। 1500। हाँ तो सर। या तो आप सीधे 1500 डेबिट कर दो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, या अगर आप डेबिट नहीं दिखाना चाहते डायरेक्टली तो 2500 की वैल्यू डेबिट में डालो और जो क्लोजिंग वैल्यू है 1000 रुपये की वो क्रेडिट में डाल दो। तो उन्होंने ऐसे किया। तो नेक्स्ट ईयर में देखो ये प्लांट 2500 यहाँ पर आया, 1000 यहाँ गया, इसका डिफरेंस से 1500 आ रहा है। ये मटेरियल है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये वेजेस है। थर्ड ईयर में क्योंकि काम पूरा हो गया है, थर्ड ईयर में क्योंकि काम पूरा हो गया। अच्छा एक चीज़ और, जिस ईयर में रिजर्व आता है रिजर्व भी यहाँ दिखाना होता है। जिस ईयर में रिजर्व आएगा रिजर्व भी यहाँ दिखाना होता है, या रिजर्व को यहाँ पे डेबिट साइड में इसमें से माइनस करके दिखा सकते हैं। जिस ईयर में रिजर्व में ट्रांसफर होगा तो रिजर्व वाला अमाउंट अगले साल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता है। क्लियर है? जैसे WIP डेबिट में आ रहा है, रिजर्व वाला अमाउंट अगले साल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड में आपको दिखाना पड़ता है, क्योंकि ये रिजर्व वो प्रॉफिट है जो पिछले साल रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। अगर पिछले साल ये अनरिकॉग्नाइज था तो करंट ईयर में ये रिकॉग्नाइज हो जाएगा। ये पिछले साल एडवांस इनकम की तरह था जिसको हमने प्रॉफिट नहीं हमने माना था, इस साल क्योंकि हमने काम कर लिया है तो ये प्रॉफिट रिकॉग्नाइज हो जाएगा। तो जो रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं वो भी अगले साल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाना पड़ता है। बताओ बात समझ में आई या नहीं? यस सर। सर अगर मटेरियल हम साइड गिवन होगा क्रेडिट साइड, तो डेबिट साइड जाके वो ऐड होगा कि लेस होगा? कौन सा वाला? हाँ, अगर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल होगा तो वो जिस शेयर का क्लोजिंग स्टॉक होगा उस साल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा और अगले साल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। सिंपल। सर वो ऐड होगा कि लेस होगा वो जाके? ऐड क्यों करेगा? चाहे उसे अलग से दिखा दो या नेक्स्ट ईयर में जो फ्रेश मटेरियल लिखा होगा उसमें जोड़ दो। ठीक है? ओके सर। जो पिछले साल का क्लोजिंग है जो क्रेडिट साइड में है वो अगले साल सीधे उसको डेबिट में डाल दो, राइट? या नेक्स्ट ईयर में जितना मटेरियल और हम लाएंगे उसमें उसको प्लस प्लस कर दो। सिंपल सी बात है ना कि जो लास्ट ईयर कंज्यूम नहीं हुआ था वो इस साल कंज्यूम होगा। तो जो चीजें कॉन्ट्रैक्ट में कंज्यूम नहीं होती है उसको हम क्रेडिट में डालते हैं। तो लास्ट ईयर हमारा मटेरियल क्रेडिट साइड में क्यों आया था? क्योंकि वो कंज्यूम नहीं हुआ था। पर वो इस साल क्या होगा? करंट ईयर में कंज्यूम हो जाएगा तो वो आ जाएगा डेबिट में, राइट? यस सर। राइट। और क्योंकि देखो थर्ड ईयर में काम कंप्लीट हो गया है तो थर्ड ईयर में वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड नहीं आता। जिस ईयर में काम कंप्लीट हो जाता है उस ईयर में हम कॉन्ट्रैक्टी के नाम से पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डाल देते हैं, क्योंकि काम कंप्लीट हो गया हमारा। तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आ गया 3,75,000 का। ये ध्यान रखना है, जिस भी ईयर में काम कंप्लीट हो जाए उस ईयर में वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड नहीं आते, क्योंकि सारा काम सर्टिफाई हो जाता है हमारा। और फाइनल ईयर में जिस ईयर में काम कंप्लीट हो जाएगा उस ईयर में पहली बार आपने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को क्रेडिट साइड में डाल देना है। बताओ क्लियर है या नहीं? यस सर। और फिर ये प्रॉफिट बैलेंस फिगर से निकलेगा, क्योंकि अब पूरा काम हो चुका है तो अब 1/3 2/3 कुछ करने की जरूरत नहीं होती। जब पूरा काम कर लिया है तो हम पूरा प्रॉफिट हमें बुक करना पड़ेगा। पूरा प्रॉफिट बुक करने का मतलब है जितना भी अमाउंट आएगा वो सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि ये हमारा फाइनल ईयर है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। राइट। इसके बाद और क्या बनाया इसमें इन्होंने हर साल की दिखाई है बैलेंस शीट। ठीक है? ये फर्स्ट ईयर की बैलेंस शीट है। तो वो कैसे दिखाते हैं? फर्स्ट ईयर का WIP माइनस उसमें से कितना कैश रिसीव हो गया। फर्स्ट ईयर में क्योंकि लॉस था तो लॉस वाले केस में मतलब रिजर्व में तो ट्रांसफर किया नहीं था, इसलिए केवल ये 2 आइटम लेस करके वैल्यू आ गई। अगर रिजर्व में ट्रांसफर हुआ होता है तो फिर रिजर्व वाला पोर्शन भी माइनस करते हैं। ठीक है? फर्स्ट ईयर के एंड में प्लांट की वैल्यू कितनी है? 4,000, तो 4,000 का प्लांट दिखा दिया, असेट दिखा दी। सेकेंड ईयर में फिर पहले सेकेंड ईयर का WIP उसमें से लेस किया जितना कैश रिसीव हो गया, और क्योंकि सेकेंड ईयर में हमने रिजर्व में ट्रांसफर किया था तो वो भी हमने लेस कर दिया। और इस सेकेंड ईयर में प्लांट की वैल्यू है, ये थर्ड ईयर नहीं है। ये प्लांट भी सेकेंड ईयर में गलती से नीचे वाली लाइन में शिफ्ट हो गया, तो ये सेकेंड ईयर में प्लांट की वैल्यू है। थर्ड ईयर में क्योंकि
काम कंप्लीट हो गया है, इसलिए थर्ड ईयर में बैलेंस शीट में वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड नहीं आएगा, लेकिन थर्ड ईयर में आप प्लांट तो फिर भी दिखाओगे। थर्ड ईयर में प्लांट की वैल्यू कितनी रह गई थी? 1000। 1000। तो थर्ड ईयर में केवल प्लांट आएगा आपका, ठीक है। ये 2500 सेकंड ईयर में ही है, गलती से ये लाइन इसकी नीचे आ गई है, थर्ड ईयर का नहीं है, प्लांट आपका सेकंड ईयर का ये 2500। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके, देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। 15वें क्वेश्चन में एक ही कॉन्ट्रैक्ट 3 साल के लिए था। 15 क्वेश्चन में एक ही कॉन्ट्रैक्ट 3 साल के लिए था। 16 क्वेश्चन में तीन आपके अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो इसको एक अलग क्वेश्चन मान के सॉल्व करना है, इसको एक अलग क्वेश्चन मान के सॉल्व करना है, इसको एक अलग क्वेश्चन मान के सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन का डिग्री ऑफ कंप्लीशन, हाँ तीनों को कंबाइन नहीं करना, मतलब प्लांट लेजर आपको नहीं आपको बनाना है ना। आपको बेसिकली प्लांट का जो लेजर है जो वो आपको नहीं बनाना है, आपको तीनों बेसिकली हैं अलग अलग दिखाने। जब अलग अलग दिया होगा तो अलग अलग ही निकालोगे। सर मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट में 3 कॉलम करके नहीं कर सकते हाँ जैसे ऐसा कर लो, सॉल्यूशन में हाँ तीन दिखा दो, जैसे यहाँ पर किया है, 3 दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन कंबाइन नहीं करना, मतलब ऐसे मत करना कि तीनों का मटेरियल जोड़ लिया, तीनों का लेबर जोड़ लिया, तीनों का प्लांट जोड़ लिया, ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 3 बार सॉल्व हो जाएगा। पहले कॉन्ट्रैक्ट 1 के लिए, कॉन्ट्रैक्ट 2 के लिए, कॉन्ट्रैक्ट 3 के लिए, हर कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट अलग अलग निकलेगा, सबका डिग्री ऑफ कंप्लीशन आपको अलग अलग निकालना है। पहले सिर्फ इसको देखोगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट 1 का कॉलम और ये इसका कॉलम, इसका क्या प्रॉफिट लॉस आया, फिर सिर्फ इसका कॉलम और इसका कॉलम, इसका क्या प्रॉफिट लॉस आया, फिर केवल इसका कॉलम और केवल इसका कॉलम, अलग अलग सॉल्व करना है। जिसमें लॉस आएगा उसमें तो पूरा पूरा ट्रांसफर हो जाता है, जिसमें प्रॉफिट आएगा, नोशनल प्रॉफिट आएगा, उसमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये क्वेश्चन तो कर लोगे अपने आप, बताओ कोई दिक्कत है तो। 60 क्वेश्चन कर लोगे अपने आप। यस सर। यस सर। डैप का रेट गिवन है 15%, तो 15% का डैप निकालना है आपको हर साल, ठीक है। प्लांट की वैल्यू गिवन है और डैप का रेट गिवन है, तो डैप लगा देना, ये आपका हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन जो है इसमें ट्रायल बैलेंस गिवन है हमें, और जिस क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस गिवन है उस क्वेश्चन में अगर हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमारा क्वेश्चन पूरा पूरा टैली करता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 17, इसको देख लेते हैं। और सर इसका डिप्रिसिएशन समझ में नहीं आया। हाँ उसको मैं करता हूँ, करेंगे डिस्कस। अगर बेटा नींद आ रही हो तो मुझे बताना, हाँ ठीक है, अदरवाइज मेरा प्लान है कि मैं चैप्टर को आज फिनिश ही कर दूँ, ओके। बट अगर समझ से बाहर है तो बता देना कि सर रुक जाओ, क्योंकि ऐसे कोई जल्दी नहीं है। आपके वैसे भी दिसंबर टर्म वाले एग्जाम होंगे फरवरी में, उससे पहले कोई चांस ही नहीं है। तो जहाँ नहीं समझ में आए मुझे रोक देना। इलस्ट्रेशन 17, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ प्रीमियर कंस्ट्रक्शन कंपनी engaged on the execution of contract number 747 for the year ended on 31 दिसंबर 2015। हमें बेसिकली अमाउंट दे रखा है, तो ट्रायल बैलेंस दे रखा है हमें। ट्रायल बैलेंस में बता रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट से हमें इतने पैसे मिल चुके हैं, ठीक है। ये बिल्कुल साल के एंड में बना हुआ है, सब कुछ करने के बाद इतने पैसे मिल चुके हैं। हमारी बिल्डिंग है एक जिसकी वैल्यू 1,60,000 है, क्रेडिटर 72 आपके 1000 है, बैंक बैलेंस 35,000 है, और उसके बाद आपका कैपिटल अकाउंट 5 लाख का है, मटेरियल 2 लाख रुपए का है हमारे पास, ये साल के एंड में है, ठीक है। वेजेस हमारी 1,80,000 की है, एक्सपेंसेस 47,000 का है, और प्लांट हमारे पास 2,50,000 का है, ठीक है। ये तो हमारे पास साल के एंड में दे रखा है बिल्कुल। क्वेश्चन में कह रहा है कि द वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट नंबर 747 वाज कमेंस ऑन 1 जनवरी 2015। इस कॉन्ट्रैक्ट पे 1 जनवरी को काम चालू हुआ, और 1,70,000 का मटेरियल हमने साइट पर इशू किया। मटेरियल कॉस्टिंग रुपीज 1,70,000 पर इशूड टू द साइट, सेंड टू द साइट। तो ये कहाँ आएगा बेटा 1,70,000 जो हम कॉन्ट्रैक्ट में भेज रहे हैं? डेबिट पे सर। डेबिट में आ जाएगा। अब हमें Debit हमें इस वाले से मतलब नहीं है, कोई ध्यान रखना, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2 लाख तो टोटल है, इसमें से हमने साइट पे कितना भेजा है 170, तो हम जितना कॉन्ट्रैक्ट पे भेजते हैं उतना ही लेंगे। लेकिन कह रहा है इसमें से 6,000 रुपए का जो सामान था वो डिस्ट्रॉय हो गया। इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट में यूज नहीं हुआ। जो भी मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट में हम यूज नहीं कर पाते, चाहे रिटर्न कर दिया हो उसकी क्या नाम है की मतलब वजह से, रिटर्न करने की वजह से, या क्लोजिंग स्टॉक बचने की वजह से, या डैमेज होने की वजह से,
किसी कारण से अगर हम मटेरियल को यूज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो क्रेडिट साइड में आता है, तो ये 6,000 क्रेडिट साइड पर डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। 1,80,000 की वेजेस आपने तो पे वो तो करी। सर अगर अगर वो ऐसा होता है सर मटेरियल पे, तो सर 1,70,000 से 6,000 माइनस करके भी तो सर डेबिट पे हाँ लिख कर दो, सकते हैं। कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे कर दो। 170 में से 6 माइनस कर दो और 164 दिखा दो डेबिट में, आपकी मर्जी है, कोई ओके दिक्कत नहीं, राइट। ओके वेजेस ऑफ रुपीज 1,80,000 पर पे ड्यूरिंग द ईयर, हमने इतनी वेजेस पे करी, तो ये आपको दिखाना पड़ेगा क्या नाम है, डेबिट में, ठीक है, डेबिट में आ जाएगा। प्लांट जिसकी कॉस्ट 2 लाख रुपए की थी, प्लांट जिसकी कॉस्ट 2 लाख रुपए की थी, वाज इशूड फ्रॉम 1 जनवरी टू 30 सितंबर। हमने एक प्लांट यूज किया जिसकी कॉस्ट 2 लाख रुपए की थी, उसको 1 जनवरी से लेकर 30 सितंबर तक हमने यूज किया और फिर हमने उसको स्टोर में वापस डाल दिया, ठीक है। तो 1 जनवरी से लेकर 30 सितंबर तक मंथ हो गए कितने, 1 जनवरी से 30 सितंबर तक मंथ हो गए 9, 9 मंथ। तो 2 लाख पे आपको 9 महीने का डेप निकालना पड़ेगा। डेप का रेट क्वेश्चन में कहीं दिया होगा, कह रहा है डेप का रेट आपका 10% है, तो 2 लाख का 10% निकालेंगे, 9/12 आएगा। तो 2 लाख का अगर 10% निकालोगे 9 क्या नाम है उसके लिए, मंथ के लिए, तो कितना डेप बनता है, 15,000 सर। 15,000। ये 15,000 का जो डेप्रिसिएशन है ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आएगा, ठीक है। 9 महीने तो ये कॉन्ट्रैक्ट में यूज किया, 9 महीने तो ये कॉन्ट्रैक्ट में यूज करा, बाकी उसके बाद हमने स्टोर में डाल दिया। स्टोर में ये कॉन्ट्रैक्ट, स्टोर में ये प्लांट 3 महीने तक पड़ा रहा, स्टोर में ये प्लांट 3 महीने तक पड़ा रहा, तो बाकी 3 महीने भी टाइम तो पास हुआ है ना, और डेप्रिसिएशन पैसेज ऑफ टाइम के साथ भी लगता है, राइट। अगर आप एसेट को यूज नहीं करोगे, टाइम पास हो रहा है, तो भी तो डेप लगेगा, तो 3 महीने का और डेप निकालना पड़ेगा। पर ये कहाँ आएगा, अभी बात करते हैं। 2.5 लाख के प्लांट में से 2 लाख का तो बता दिया कि 9 महीने यूज हुआ कॉन्ट्रैक्ट में, 3 महीने स्टोर में पड़ा रहा, लेकिन बाकी जो 50,000 का प्लांट है उसका क्या हुआ, बाकी जो प्लांट है 50,000 का उसका क्या हुआ, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में हमारे पास 2.5 लाख दिख रहा है, 2.5 लाख में से हमारे पास 2 लाख का डिटेल तो दे दिया कि 2 लाख वाला 9 महीने साइट पे यूज किया, बाकी 3 महीने स्टोर में पड़ा रहा। बाकी 50,000 का क्या हुआ, बाकी 50,000 पूरे साल स्टोर में पड़ा रहा, तो इस 50,000 पे पूरे साल का डेप निकालेंगे, कितना आएगा 5,000, और ये भी आएगा आपका 5,000, 2 लाख का 10% 3 महीने के लिए। अब हमारे पास डेप्रिसिएशन की 2 फिगर हैं, एक डेप्रिसिएशन है हमारे पास, एक मिनट ये फिर हैंग हो गया, एक डेप्रिसिएशन है मेरे पास 15,000 ये वाला, और एक डेप्रिसिएशन ये वाला है मेरे पास 10,000। 15,000 का डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में चार्ज होगा, और जो 10,000 का डेप लगा जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड नहीं है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं। ऐसी कोई भी एक्सपेंस, ऐसा कोई भी खर्चा जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जगह नहीं पा रहा, कोई ऐसा खर्चा है जो किसी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं गया, वो सारे खर्चे कॉमन एक्सपेंस होते हैं, उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हैं। तो 15,000 का डेप्रिसिएशन आएगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, क्योंकि 2 लाख का प्लांट 9 महीने तक प्लांट में यूज किया है, तो वो डेप्रिसिएशन तो प्लांट का कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा, लेकिन उसी 2 लाख का उसी 2 लाख के प्लांट को 3 महीने हमने स्टोर में रखा, तो उसका 3 महीने का डेप्रिसिएशन, और जो 50,000 का एक और प्लांट है जो हमने यूज ही नहीं किया इस कॉन्ट्रैक्ट पे, वो भी पूरे साल स्टोर में पड़ा होगा, उसका पूरे साल का डेप्रिसिएशन, ये दोनों डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। बताओ ये बात क्लियर है या नहीं? यस सर। हाँ सर, बुक के कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हाँ सर 20,000 का डिप्रीशिएशन का अमाउंट हो रहा है। अच्छा, भी देखते हैं उसको आगे। तो या तो बाकी का जो 50,000 है वो भी हमने इसी में यूज किया होगा, हो सकता है 15 इन्होंने ये बोला है कि ये 15 इसी में इन्होंने यूज किया है, ये 5 हो सकता है इन्होंने साइड पे यूज किया हो, राइट। मैं पूरा पढ़ता हूँ क्वेश्चन, अभी मैंने आगे की लाइन पढ़ी नहीं है। तो प्लांट विद ए कॉस्ट ऑफ ₹2 लाख वाज यूज फ्रॉम 1 जनवरी टू 30 सितंबर एंड देन वर रिटर्न टू स्टोर। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं कि 2.5 लाख में से, ये बताना चाह रहा है 2.5 लाख में से 2 हिस्सा है, एक 2 लाख का है, एक 50,000 का है। ये 2 लाख तो 9 मंथ तक कॉन्ट्रैक्ट में था, ठीक है, और बाकी 50,000 12 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में था, स्टोर में नहीं था, ये कॉन्ट्रैक्ट में था, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंट है, क्योंकि ये डिटेल ही किसके लिए दे रखी है 747 के लिए, तो हम मान लेंगे कि बाकी 50,000 स्टोर में नहीं, वो पूरे साल तक था।
इसलिए 15 में से इन्होंने 15 ये लिया और ये 5 यहाँ नहीं लिया, ये 5 यहाँ लिया इन्होंने। तो 15 में 5 जोड़ दोगे तो कितना आएगा 20। तो ये 20 का डेप्रिसिएशन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में, और सिर्फ ये वाला डेप्रिसिएशन, ये वाला प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डाला होगा। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई? हाँ सर। 2 लाख पे 9 मंथ का और बाकी 50,000 पे पूरे साल का। बाकी 50,000 वाला भी ये मान के चल रहे हैं कि क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल है, तो बाकी 50,000 पूरे साल कॉन्ट्रैक्ट पे यूज किया हमने। तो 2 लाख पे 9% निकालो और 50,000 पे 10% निकालो, सॉरी 2 लाख पे 10% निकालो 9 मंथ के लिए, और 50,000 पे 10% निकालो पूरे साल के लिए, तो अमाउंट आएगा 20,000। तो 20,000 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डाला होगा और 5,000 प्रॉफिट एंड लॉस में डाला होगा। क्लियर है? एवरीवन? Yes, sir. यस सर। यस सर। उसके बाद क्या था, मटेरियल साइड पे पड़ा हुआ है 4,000 का, तो ये तो हमारा क्लोजिंग है, ये तो हमारा क्लोजिंग है, राइट? तो क्लोजिंग है तो कहाँ पर जाएगा, ये मटेरियल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारा 6 लाख था, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिव 75% ऑफ द वर्क्स जो क्या नाम सर्टिफाइड है वो पे करता है, ठीक है। वर्क सर्टिफाइड वाज 80% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोला हुआ है। कह रहा वर्क सर्टिफाइड टोटल कॉन्ट्रैक्ट वर्क का 80% था। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वर्क का मतलब हो गया टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो 6 लाख का निकाल लो 80%। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वर्क का मतलब टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारा 6 लाख था, 6 लाख का अगर आप 80% निकालोगे तो कितना आएगा 480। 4 लाख 4,80,000. हाँ 4 लाख 80 मैंने यहाँ पे दिखा दिया। और जो अनसर्टिफाइड वर्क है उसकी वैल्यू 15,000 है, ये भी हमने यहाँ पर डाल दी। कह रहा है एक्सपेंसेस चार्ज टू द कॉन्ट्रैक्ट 25% ऑफ द वेजेस। कह रहा है वेजेस का 25% जो है वो आपने कॉन्ट्रैक्ट में चार्ज करनी है, ठीक है। वेजेस का 25%। तो वेजेस हमें क्वेश्चन में गिवन कितनी थी? एक्सपेंसेस यार ये हमारे एक्सपेंस का मतलब है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो वेजेस का 25% है। तो अगर 1,80,000 की वेजेस है उसका 25% निकालो तो 45,000 आएगा। ये एक्सपेंस भी आपको यहाँ पे चार्ज करने, ये एक्सपेंस भी आपको यहाँ पे चार्ज करनी पड़ेगी। 1,80,000 की वेजेस तो आएगी, जितनी वेजेस है उसका 25% एक्सपेंस है, तो 180 का 25% निकाला, वो एक्सपेंस भी आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डालना पड़ेगा। बाकी ये डेप के लिए बोला होगा आपको, ठीक है। अब फटाफट से अकाउंट में देख लेते हैं ये फिगर कहाँ से आई। देखो ये 170 गिवन था, 170 में से 4,000 यहाँ पे क्रेडिट हो गया जो हमारा डैमेज हो गया था, सॉरी डैमेज हमारा 6,000 हुआ था, ये 6 हमारा डैमेज वाला है आउट ऑफ 170। ये वेजेस हैं। डेप्रिसिएशन 20,000 की जो कैलकुलेशन है वो कैसे आई है ये आपको मैंने समझा दी। 2 लाख पे क्या नाम है 9% निकालना है, 2 लाख पे 10% निकालना है 9 मंथ के लिए, और 50,000 पे 10% निकालना है पूरे साल के लिए, तो 20,000 आ जाएगा। इन्होंने कैलकुलेशन थोड़ा अलग तरीके से करी है। इन्होंने ऐसे मान के चला है कि 2.5 लाख का पूरा प्लांट था, 2.5 लाख का प्लांट पहले 9 महीने यूज करा, फिर 2.5 लाख में से 2 लाख वापस भेज दिया, तो 50,000 बाकी के 3 महीने यूज करा। तो अगर आप ऐसे भी निकालोगे तो भी टोटल डेप्रिसिएशन 20,000 ही आएगा, ठीक है। ये क्या लेके चल रहे हैं कि 2.5 लाख था, 2.5 लाख को 9 महीने यूज किया, तो 2.5 लाख पे 9 मंथ का डेप लगा दो, फिर 9 मंथ के बाद 2 लाख का वापस भेज दिया, तो बाकी 50,000 को हमने 3 महीने यूज किया, रिमेनिंग 50,000 को 3 महीने यूज किया, उस 50 पे 3 महीने का डेप लगा दो। तो डेप ऐसे निकालो या जैसे मैंने बताया वैसे निकालो, तो 20 ही आपका आएगा। एक्सपेंसेस आपके 45,000 है, ये क्वेश्चन में गिवन है। मटेरियल रिटर्न आपका 4,000 है, सर्टिफाइड गिवन था और ये गिवन था। ये सब करने के बाद, ये सारी अमाउंट लिखने के बाद आपका आएगा नोशनल प्रॉफिट, और नोशनल प्रॉफिट जो आएगा वो निकलेगा 90,000, ठीक है, वो निकलेगा आपका 90,000। उसके बाद आपको डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालनी पड़ेगी, और डिग्री ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से 1/3 या 2/3 के हिसाब से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना। तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन आएगा कितना, वर्क सर्टिफाइड का कितना है, वर्क सर्टिफाइड हमारा 4,80,000, वर्क सर्टिफाइड है 4,80,000। अगर मैं डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालूं वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100, तो वर्क सर्टिफाइड 4,80,000 है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 6 लाख था, इंटू 100, तो ये आएगा 80%। तो कौन सा रूल लगेगा, 1/3 या 2/3? 2/3 सर। 2/3। 2/3 सर। फिर वही 90,000 का 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड है ना, इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड।
वहां से करोगे तो 45 की वैल्यू है। तो ये तो हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या करा, देखो जितना प्रॉफिट हम प्रॉफिट में ट्रांसफर करते हैं, है ना, जो रिजर्व में है वो तो रिजर्व में ही है, जितना प्रॉफिट हम रिकॉग्नाइज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये 45,000 ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा। इसके अलावा हर वो खर्चा जो कॉन्ट्रैक्ट में चार्ज नहीं हुआ वो यहाँ पर आएगा। बचे हुए प्लांट का डेप यहाँ पर आ गया। एक्सपेंसेस आप देखोगे अगर तो ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंसेस हमारे 47,000 थे। इस 47 में से 45,000 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आ गए, ठीक है। इस 47 में से 45 कॉन्ट्रैक्ट में आ गए। अगर 47 में से 45 कॉन्ट्रैक्ट में चार्ज हुए, बाकी का 2,000 जो कॉन्ट्रैक्ट में चार्ज नहीं हुआ वो कहाँ जाएगा, वो प्रॉफिट लॉस में आएगा। डेबिट में। तो बचा हुआ 2,000 यहाँ पे ले लिया। इसके अलावा जो 6,000 रुपए का माल हमारा जल गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, वो भी तो नुकसान है, बोलो है ना। जो 6,000 का माल डिस्ट्रॉय हो गया था हमारा, वो तो लॉस है, यस सर। वो भी तो कहीं ना कहीं एक्सपेंस करोगे, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस करते हैं। डेबिट। हाँ, तो 6,000 हमने यहाँ डाल दिया। ये करने के बाद हमारा बेसिकली हमारा ओवरऑल नेट प्रॉफिट आ गया कि कॉन्ट्रैक्ट से तो इतना प्रॉफिट था, कॉन्ट्रैक्ट पे इतना प्रॉफिट था, लेकिन बाकी चीज़ों को भी कंसिडर करने के बाद ओवरऑल बेसिस पे हमें 32,000 का ही प्रॉफिट हुआ। बताओ क्लियर है यानी? क्लियर सर। यस सर। राइट। फिर इसके बाद वक्त क्या नाम है, WIP ये हमें क्वेश्चन में गिवन ही है। इसमें सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड दोनों को मिला के कस्टमर से इतना पैसा मिल गया था, और जो रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं वो हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं। बिल्डिंग की वैल्यू ये हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है, ऐसे कैसे ले लिया। बैंक अकाउंट ये भी हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है, ऐसे कैसे ले लिया। ये क्लोजिंग स्टॉक है मटेरियल का जो हमारे पास बच गया था, ठीक है, ये कहाँ से आया है। ये क्वेश्चन में हमें मटेरियल देखो क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा, इसका मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक 4,000 है। 4,000 है ना। देखो 2 लाख में से 170 तो हमने साइड पे हमने मतलब भेजा था, तो स्टोर रूम में पड़ा हुआ है कितना बताओ। 30,000। 2 लाख में से 170 तो हमने साइड पे भेज दिया था, स्टोर रूम में पड़ा हुआ है कितना 30,000, है ना। और साइड से हमने कितना, और साइड से कितना हमने ट्रांसफर किया था, साइड से कितना वापस भेज दिया था 4,000। 4,000। तो स्टोर रूम में कितना सामान पड़ा हुआ है 30,000, तो वो वाला जो हमने भेजा ही नहीं। 34,000। हाँ, और 4,000 जो हमने 170 में से वापस किया था, तो ये आ गया 34,000, ठीक है। प्लांट जो आया है इसमें से टोटल डेप लेस किया है हमने। प्लांट की पूरी वैल्यू टोटल 34,000। हाँ, प्लांट की पूरी वैल्यू 2.5 लाख है। 2.5 लाख में से जो डेप हमारा कॉन्ट्रैक्ट में गया वो भी माइनस करना है, और जो प्रॉफिट लॉस में गया वो भी माइनस करना है, क्योंकि डेप तो लगा है ना। डेप तो लगाया तो प्लांट की वैल्यू तो कम होगी। तो 2.5 लाख में से जो प्रॉफिट लॉस में गया 5,000 वो भी माइनस करेंगे, और जो कॉन्ट्रैक्ट में चार्ज है वो भी माइनस करेंगे, तो ये 2 to 5 हो गया। कैपिटल क्वेश्चन में नॉर्मल जैसा बैलेंस शीट में एसेट को जैसे ट्रीट किया जाता है वैसे ही होगा। हाँ बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बनती है वैसे ही बनेगी, बस ये ट्रीटमेंट थोड़ा अलग होता है ये वाला। हाँ। ये पोर्शन आपको दिखाना होता है अलग है। ओके सर। बस। ओके बाकी कैपिटल हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन है। कैपिटल 5 लाख की गिवन है ट्रायल बैलेंस में। प्रॉफिट हमने अभी निकाला है, नेट प्रॉफिट 32। आपको ये नेट प्रॉफिट इसमें ऐड करके दिखाना है तो ऐड कर दो। और क्रेडिटर की वैल्यू भी हमें गिवन है, और यहाँ बैलेंस शीट में टू और बाय नहीं लिखते हैं, इन्होंने गलती से टू और बाय लिख दिया ना। बैलेंस शीट में टू और बाय नहीं लिखना होता, सिंपल वैल्यू आएगी। क्रेडिटर की वैल्यू भी आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है। अब क्योंकि ट्रायल बैलेंस गिवन था तो ये बैलेंस शीट टैली होगी, तो ये 6,04,000 से टैली किया इसको हमने। बताओ क्लियर है या नहीं? क्लियर सर। है नहीं? सर ये कॉन्ट्रैक्टी का जो अकाउंट दिया हुआ है सर, ये कॉन्ट्रैक्टी का मतलब कौन सर, जो कॉन्ट्रैक्ट खुद कर रहा है या जो करवा रहा है? देखो कॉन्ट्रैक्टर होता है काम करने वाला। अंग्रेजी में अगर किसी के पीछे AR या OR लग जाए तो वो वाला बन जाता है। जैसे डांसर डांस करने वाला, सिंगर गाने वाला, टीचर पढ़ाने वाला, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर काम करने वाला। तो कॉन्ट्रैक्टर तो कौन है जो काम कर रहा है, और कॉन्ट्रैक्टर अपनी बुक में अकाउंट किसका बनाता है, कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट बनाता है ना। तो जो कॉन्ट्रैक्टर वो क्या बनाएगा, कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट बनाएगा। तो ये बेसिकली है क्या, ये यहाँ है ट्रायल बैलेंस, यहाँ पे है पर्टिकुलर एक्चुअली।
और अमाउंट रिसीट के आगे है कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट से इतने पैसे मिल गए, वो गलती से वो जो नाम है वो हमारा ऊपर आ गया है। यहाँ पर पर्टिकुलर्स है नॉर्मल, और अमाउंट रिसीव हुई है हमें कॉन्ट्रैक्ट से 3 लाख। तो बुक तो किसकी है, ये कॉन्ट्रैक्टर की है, पर कॉन्ट्रैक्टर अपनी बुक में ये दिखा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट से मुझे इतने पैसे मिल चुके हैं, और तो काम कंप्लीट नहीं हुआ है तो फिर भी मुझे 3 लाख की पेमेंट हो गई है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, तो कॉन्ट्रैक्टी को थोड़ी पेमेंट हर साल करनी पड़ती है, तो वो पेमेंट हम एडवांस की तरह दिखाते हैं, जब तक काम कंप्लीट नहीं करेंगे उसे एडवांस की तरह दिखाते हैं। तो क्योंकि एडवांस इनकम क्या होती है, लाइबिलिटी, इसलिए इसका क्रेडिट बैलेंस होता है इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, इसलिए 3 लाख रुपए आपको यहाँ पे क्रेडिट साइड में दिख रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्टर की बुक में बना हुआ है अकाउंट। क्लियर है विशाल? यस सर। ओके, इससे आगे चलो कल करते हैं। कल आपकी टैक्सी क्लास है रात में? यस सर। हाँ हाँ सर शायद है। कल है, अच्छा तो एक रुक जाओ, है देखता हूँ मैं क्या क्या रह गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये चलो कल करते हैं। कल ऐसा करते हैं 7:30 to 8:30 लेते हैं क्लास मॉर्निंग में। ओके 1 आवर में लेते हैं, 1 आवर में इसके बचे हुए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके चलो, गुड बाय, गुड नाइट। तो सर कल का क्लास मॉर्निंग में है सर? हाँ कल मॉर्निंग में लेते हैं, मॉर्निंग में 7:30 to 8:30 1 आवर लेंगे, और उसमें करते हैं। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग या इवनिंग सर? मॉर्निंग में करते हैं। ओके सर, ओके सर, ठीक है, कल ओके सर, मॉर्निंग में कराते हैं 7:30। ओके। चलो गुड बाय।